गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे, सारे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी द अनमैच्ड। आज मैंने कोई मैचिंग नहीं की क्योंकि आज मैं ये पहनना चाह रहा था। सर्दियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां जा रही हैं, कुछ तो कुछ कपड़े रह गए तो जो मैंने अभी तक आपको याद नहीं कराया वो मैंने आपको याद कराने क्या आपको लोगों को याद हो जाए वो कपड़े मेरे और आप लोग भूल ना पाए। आई थिंक दिस इज नॉट द रीजन। अभी थोड़ी देर में जो शख्सियत है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हुमायूं ने उनके साथ शायद मैचिंग की है और हुमायूं ने मुझे जो है वो मैचिंग में से कट करा दिया। अगर आप मुझे मैसेज कर देते, देखिए बनता है ना मेरा आज उनके साथ मैचिंग करना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अगर मैसेज कर देते तो मैं भी कुछ मैचिंग पहन लेती। हाँ वैसे ये भी हो सकता था। लेफ्ट आउट ना फील कर रही हूं, पर शायद यही इरादा था मेरा। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं जनाब, पेरिस में खटमलों का जो है वो अटैक हो चुका है। यहाँ तक के मेयर ने भी कह दिया है कि इन खटमलों से हमने जंग लड़नी है। बहुत हंसी है, मेरी बहुत हंसी आई। अच्छा, पेरिस ऐसी जगह जब आप यूरोप की और इसकी बात करते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे कोई मसाइल नहीं आते, लेकिन याद रहे कि 2024 में ओलंपिक्स होने जा रहा है, यानी कि आज से ठीक 10 महीने बाद पेरिस में ओलंपिक्स होने जा रहा है। उस वक्त खटमलों का ये अटैक उनके बिस्तरों पे, उनके सोफों पे, उनके होटलों पे बहुत ज़बरदस्त जारी है। आपको ये भी बताते चले कि खटमल यूजुअली पैदा तब होते हैं जब धूप नहीं पड़ती है, जब नमी होती है, और पेरिस ऐसी जगह है जहाँ पर धूप का नामो निशान नहीं होता। बहुत कम ऐसे इलाके जहाँ पे धूप पड़ती है। आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी खटमलों का तकरीबन 23% हो जाते हैं जब सर्दियाँ आती है। इसीलिए आपको पता है मम्मियाँ कहती है धूप में चीज़ें सुखा देते हैं सर्दियों से पहले, जब रजाइयाँ होती हैं या कंबल होते हैं या इस तरह की जो चीजें होती हैं। अब वाले मैट्रेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई उठा के उनको बाहर लेके जा सकते हैं, जितना उनका माशाल्लाह से वजन होता है। लेकिन एक जमाने में हुमायूं, हम जब बचपन में थे तो गद्दे होते थे। स्टेप बताने लगूं आप कैसे कर सकते हैं। खटमल कभी भी स्प्रे से, जितना महंगा स्प्रे लिया है जितना भी है, वो नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो भाग जाते, वो छुप जाते हैं और वो सिर्फ रात को निकलते हैं। हाँ, और एक खटमल अगर एक दफा अंडा दे तो 1000 अंडे देता है। और खटमल जब तक खटमलों की जो खुराक है वो इंसान का खून है। जैसे कि वो जो लकड़ी के साथ लगता है उसे क्या कहते हैं? दीमक लकड़ी खाती है। हाँ। और जो खटमल है वो खून पीता है इंसान का। एक नुस्खा आज मुझे डांट पड़ सकती है इस बात पे, क्योंकि आज जिनसे मुलाकात होने वाली है उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई है। तो नुस्खा अच्छा ठीक है। एक नुस्खा ये है कि आपने कुड़तांबा होता है। हाँ, कुड़तांबा आपने पंसारी की दुकान से लेना है। उसको हंजल भी कहते हैं। कुड़तांबा क्या होता है मुझे बता रहा हूँ ना। कुड़तांबा एक पाउडर की शेप में मिलेगा आपको पीस के दे देंगे। अगर पीस के नहीं देते तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, आपने उसको पीसना है। हाँ, कुड़तांबा जो है वो आपने पीसना है। हंजल भी कहते हैं उसको, वो आपने पीसना है और पीस के आपने उसको एक स्टील के बर्तन में डालना है, किसी और बर्तन में इसलिए क्योंकि वो इतना कड़वा होता है। कहते हैं कि अगर वो पैर की तलियों में 2 मिनट रख दे तो कड़वाहट आपको जुबान में महसूस होती है, वो इतना कड़वा होता है। अच्छा, मतलब किसी और, इसका मतलब प्लास्टिक या किसी और बर्तन में ना डालें, सिर्फ स्टील के बर्तन, क्योंकि अगर वो निकल भी जाएगा तो उसमें टेस्ट रहेगा। क्या बात है। तो स्टील में करके आपने रात को भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने हंजल को सुबह जब उठेंगे तो उसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके आपने उसका पानी जो है बोतल में डाल देना है और फिर स्प्रे कर आपने कमरे को 3 से 4 घंटे बंद कर देना है। खटमल नहीं आएंगे। मतलब उनको भी बेचारों को अब इतना कड़वा लगेगा कि वो भाग जाएंगे ना। अच्छा, आप पाल ले। नजर आते हैं मुझे तो लगता है शायद नजर ही नहीं आते। अच्छा, वो इतने छोटे होते हैं पर वो खून पीते पीते मोटे होते जा रहे हैं, और अगर ज्यादा हो जाए दीवारों पे चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेरिस में हो रहा है कि वो इतने ज्यादा हो गए कि वो दीवारों पे चलना शुरू हो गए। वो दिन में भी नजर आ रहे हैं। किस तरह के नजर आ रहे हैं जो दीवारों पे चलते हुए हैं, वो उस तरह के नजर आ रहे हैं जो वो चूंटा नहीं होता। और छोटे वाले लाल बेग भी तो होते हैं ऐसे। छोटे वाले लाल बेग होते हैं ऐसे। हाँ अच्छा जी, हम लोग ब्रेक पे जाने लगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ जिसकी अनाउंसमेंट हमने कल भी की थी, आज भी करें, कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और टीचर्स डे मनाने का मकसद सिर्फ ये है, मुझे जो लगता है, अगर मैं पर्सनली देखूँगी मुझे क्या लगता है, टीचर्स डे मनाने का मकसद तो ये होना चाहिए कि आजकल के बच्चे जो हैं वो इखलाकियात भूल गए हैं कि अपने टीचर का अदब कैसे करना है। हुमायूं, एक ज़माना होता था जब उस्ताद और शागिर्द वाला कॉन्सेप्ट था कि उस्ताद अगर
ऊपर बैठेंगे तो शागिर्द हमेशा नीचे बैठेगा। जरूरी नहीं है कि आप नीचे बैठ के ही ये जाहिर करें कि आपके दिल में उनके लिए कितनी इज्जत है, एहतराम है, मोहब्बत है। आप वैसे भी अपने एक्ट से जाहिर कर सकते हैं। और अब ऑब्वियसली वो जमाना नहीं रहा कि आप नीचे बैठे, लेकिन आपको भी यही लगता है कि टीचर से बनाने का यही मकसद होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। मैं ये कह रही थी, जो आप कह रही थी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ है। मेरे लिए ये नहीं होता कि जिस क्लास में आप बैठे वही आपका टीचर है। नहीं, आपको हर इंसान जो जिंदगी के मरहले में आपसे मुलाकात करता है, जिंदगी के सफर में जिससे आपकी मुलाकात हुई, जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया, हज़रत अली का कौल है, वो आपका उस्ताद है, उसका एहतराम आप पर वाजिब है। इसी तरह जिंदगी के इस सफ़र में मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, उन लोगों ने जो बहुत कुछ सिखाया। मेरी मीडिया में आने का जो हमेशा आपको पता है, मैं दानियाल को ये बहुत इसको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे दानियाल ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उससे पहले मुझे उर्दू जिन्होंने सिखाई, जिन्होंने मेरा रेडियो पे इंट्रोड्यूस किया, बनाया कि आप टेलीविजन स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस हो सके, वो है जो अगली हमारी गेस्ट है। टीचर्स डे के हवाले से बताऊं, 1994 में ILO ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि टीचर्स डे जो है वो मनाया जाएगा। इस बार की थीम ये है कि द एजुकेशन वी नीड फ्रॉम द टीचर्स वी वांट, और ये जो थीम है इस बार ILO ने उसको जारी किया है, यूनेस्को ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और इंडोर्स किया है। ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो मेरी बहुत पसंदीदा है, मेरी बहुत प्यारी है, और वो जिनको इंट्रोड्यूस करते हुए हमेशा मुझे फख्र महसूस हुआ है। आपको मिलवाऊंगा उनसे एक ब्रेक के बाद, यकीनन आप भी उनसे मिलना चाहें। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉसम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने बता दिया था कि आज हम लोग वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से बात करेंगे। 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है अपने तमाम ही असातिज़ा को। और जिस तरह से हुमायूं ने कहा कि जो इंसान आपको कुछ भी ज़िंदगी में सिखा देता है, चाहे वो कुछ तदरीसी अमल में हो। मैं भी आज अच्छी उर्दू बोल रही हूँ, असर हो रहा है ना, असर हो रहा है। आज हम लोग ना बड़ा संभल के उर्दू बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो फौरन गलती पकड़ सकती है, तो सी करने में वो इस पे भी आपको डांट पड़ेगी। आपने जो गलती बोला है ना, वो अभी देखना कहेंगी कि गलती ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, और हाँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप समझें कि जो मुझे सिलेबस की किताबें पढ़ा रहा है, या किसी ने अगर मुझे कोई किताब पढ़ाई है तो सिर्फ वही मेरा टीचर है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके टीचर्स बन जाते हैं। जिस तरह मैं अगर अपने बारे में कहूँ कि मुझे इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो मेरी मदर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शुरू में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, हर रोज़ गलतियाँ नोट करके बताई जाती थी कि आज ये गलती हुई है, और वो गलतियाँ होती थी जो शायद मेरे सेट पे से या मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे नहीं बताते थे, या वो कहते थे अच्छा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इतनी बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बताती नहीं। और इसके अलावा जिन 2 लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है वो नजम है और हुमायूं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जब आप किसी के साथ बैठते हैं, आपके साथ एक बंदा बैठा हो जो आपके जैसा ही काम कर रहा हो, तो आप उससे बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे करता है तो शायद मैं भी ऐसे करूँ। मैं आपकी इज्जत नहीं करती, टीचर ही करनी चाहिए। ये ना हो पाएगा मुझसे हुमायूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनकी तरफ चलते हैं। जी, आज जिनसे मुलाकात करने को बहुत हलीमा ने सारी बात में शायद कूजे में बंद कर दिया। पूरी ये बात जो उन्होंने कह दी, यही मैं भी कहना चाहता, लेकिन इनके बारे में ये कहूँगा कि आज जिस नशिस्त पे मैं बैठा हूँ उनका बहुत अहम किरदार है इसमें। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने स्टेट चैनल में शुरुआत की तो मैंने कॉल करता था, मैंने कहा एक लफ्ज़ था जो मैंने आपको भी बताया था, कलदम, तो मुझे नहीं आ रहा था, तो मुझे बार बार तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बताइए कलदम कहती, अच्छा एक सेकंड, कलदम, तो मुझे उन्होंने 3 जगह के पढ़ाया। मुझे 2011 की बात है, 2010-11 की बात है, मुझे उर्दू नहीं आती थी। आप लोग बहुत हैरान होंगे इस बात से। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी बोल सकता था और टूटी फूटी उर्दू मुझे आती थी। शौक था बोलने का हमेशा से, और रेडियो में बोलने का हमेशा शौक था क्योंकि रेडियो सुनता था। तो मुलाकात हुई इनसे, और मोहब्बत का पैकर है। मैं शायद इनको, और मैं इनको माजी कहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे लिटरली पाला है, और आज उनसे मुलाकात आपकी कराने लगा हूँ। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से भी मुंसलिक हैं और बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। वो इंसान जिसने शायद इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का रेडियो बनाया, जिन्होंने सारा इस्टेब्लिश किया, और आज तक वो ये नहीं देखती उन्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है, बस वो करना जानती हैं, वो लेना नहीं जानती। ये बात उनसे पूछेंगे कैसे है। तो आज मेरी उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे करियर को बनाया,
यकीन अल्लाह ने बनाया लेकिन उनका बहुत अहम किरदार है। अस्सलाम वालेकुम आयशा जमील साहिबा, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज मेरी टेलीविजन की हिस्ट्री में भी, पूरी जिंदगी की हिस्ट्री में मैंने पहली बार आपका नाम लिया। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं आपको माजी कहता हूँ। ऐसा ही है? मैं आपको माजी कहता हूँ। माजी कैसी है? ठीक है आप? अल्लाह का एहसान, खूबसूरत आप लग रही हैं, बहुत मतलब ज्यादा, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हुमायूं ने किससे की है? किसके साथ मैचिंग की हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ, ये अच्छा नहीं किया आपने। आउट वन आउट होगी आप। नहीं, आप आपको अगली बार इंशाल्लाह मैचिंग करेंगे। माजी बात करें उस्ताद के बारे में। हम लोग समझते हैं जहाँ क्लास में बैठेंगे, जो सिखाएगा, जो बात करेगा, सिर्फ वही उस्ताद है जो किताब पढ़ा देगा आपको, जो लेसन पढ़ाएगा, जो होमवर्क की डायरी लिखेगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी से, स्कूल से मुंसलिक लोगों को जो पढ़ाते हैं उनको टीचर समझा जाता है। टीचर तो वो भी है जो ज़िंदगी के हर सफ़र में आपको सिखाता है। बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि जो उस्ताद आपका सबसे पहला उस्ताद होता है आपकी माँ होती है। सबसे पहला, जब जिसकी गोद में आप परवान चढ़ते हैं वो आपको पहला लफ्ज़ बोलना सिखाती है। तो एक्चुअली जो उस्ताद की रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, वो वहीं से मुंसलिक शुरू हो जाती है। वहीं से मुंसलिक भी वहीं से है, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं आप, हमें हमेशा कहा जाता है अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। तो एक्चुअली वालिदैन को रुतबा अल्लाह ताला ने दे दिया ना। मैं तो कहती हूँ माँ रिश्ते का नाम ही नहीं है, माँ रुतबे का नाम है। अगर आज हुमायूं मुझे माँ जी कह रहा है तो मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं तो उसको एहसान मानती हूँ कि कोई शख्स मुझे इतने बड़े रुतबे पे रख रहा है। तो कुछ रुतबे अल्लाह की तरफ से बता दिए गए हैं आपको, जिसमें वालिदैन का एक एहतराम है, और दूसरे नंबर पे असातिज़ा आते हैं, उनकी जगह आती है। बात मुझे हुमायूं की बिल्कुल दुरुस्त लगी कि वो शख्स जो आपको अलिफ बे ABCD और 1 2 3 सिखा रहा है, सिर्फ वो उस्ताद नहीं है। आप ज़िंदगी में अगर किसी से कुछ भी सीख रहे हैं और आप उसे उसके बदले में इज़्ज़त दे रहे हैं तो असल में आप उसे पे बैक कर रहे हैं। इज़्ज़त इज़ जस्ट लाइक अ पिंग पोंग बॉल। आप जितनी फोर्स से उसको दीवार पर मारेंगे वो उतनी ही फोर्स से आप तक आएगी। क्या बात है, क्या तो बात है। रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करती है। तो आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। अगर आप असातिज़ा को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और कहीं समहाउ आपकी ईगो, कहीं आपको लगता है इससे मुझे डांटा, इसमें दो जगह हैं मैं यहाँ ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि लोग ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं। हम जब छोटे थे और हम घर आकर अपनी किसी टीचर की शिकायत करते थे तो हमें जवाब में आगे से सरजनिश होती थी, हमें डांटा जाता था कि यकीनन उन्होंने दुरुस्त किया होगा, तुम गलत हो। अब मैं अपने ही एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में मेरा एक टीचर मुझसे पर्सनल हो गया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि टीचर कैसे पर्सनल हो सकता है। उसने कहा नहीं मैम, मैं जो भी करता हूँ ना वो मुझे उसका वो रिवॉर्ड नहीं देता, मैं कुछ भी कर लूँ उसको लगता है वो कि खुश नहीं होते, वो खुश नहीं होते मुझसे। तो मैंने उनसे पूछा बेटा कभी तुमने उनसे बात की, कभी डिस्कशन की? कहता नहीं, मैं क्यों करूँ। और वो क्या है, सिर्फ उन्होंने मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो उन्होंने मास्टर्स किया, मुझसे इतने से तो सीनियर है वो। ओह गॉड, ओके। तो अप्रोच की बात है। डायलॉग से, बात करने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बात करने का तरीका होता है और अपनी ज़ुबान में बात करने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं तो खैर उर्दू की बहुत बड़ी मद्दाह हूँ, बहुत बड़ी, कि मुझे लगता है कि उर्दू एक खूबसूरत ज़ुबान है और उसको अच्छे से बोला जाए, उसको तरीक़े से बात की जाए तो आप अपनी बात में बहुत वज़न पैदा कर सकते हैं। आपकी बातें ऐसी हैं कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि बीच में इंटरप्ट करें या कोई सवाल करें, लेकिन हम काफ़ी इस पे अबूर हासिल है। प्लीज़ इंटरप्ट करने में भी और सवाल करने में भी। आपने जिस तरह कहा कि बच्चे ने आगे से कहा कि वो मेरे से इतने से ही तो सीनियर हैं। अभी जिस तरह मैं भी हुमायूं से बात करी थी कि पहले एक कॉन्सेप्ट होता था उस्ताद और शागिर्द का। मुझे ये लगता है कि उस्ताद और शागिर्द का वो कॉन्सेप्ट इसलिए कामयाब था क्योंकि उस वक्त के शागिर्द ये समझते थे कि ये जो इंसान हमारा उस्ताद है ये हमसे यकीनी तौर पे कुछ ज़्यादा जानता है जिसे हमने सीखना है। बिल्कुल। और वो जितना भी सीख लेते थे वो फिर भी ये समझते थे कि इसे शायद थोड़ा सा और ज़्यादा हमसे पता होगा। आजकल शायद ये कॉन्सेप्ट इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि टीचर्स के बारे में ये परसेप्शन बच्चों की आ गई है कि मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना ये जानते हैं, मेरे पास भी उतना ही नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ है जिसे फ़ोन कहते हैं और उसके अंदर
अंदर पूरी दुनिया मौजूद है, तो मुझे इनकी ग्लोबल ज़रूरत विलेज की नहीं। वजह से ये क्या हुआ। ये रीज़न है कि वो बॉन्ड टूट गया है? बात ये है कि वो जो नॉलेज उन्हें मिल रही है, बग़ैर उस्ताद के कोई भी चीज़ कहीं पर भी, उस्ताद तो एक मेसन भी है। एक शख्स जो सीधी दीवार खड़ी करना सिखा रहा है ना आपको, किसी मजदूर को, क्या तो वो बात भी उस्ताद है आपका। ज़रूरी नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हों। कोई भी चीज़ जो आपको कन्वे कर रहा है कोई शख्स अच्छी नीयत के साथ, वो आपका उस्ताद है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जब हम अपने जो बच्चे हैं वो उनको ये लगता है कि जो सोशल मीडिया से और जो मुख्तलिफ़ जगह से उन तक मालूमात पहुंच गई है वो काफ़ी है। बहुत सारी जगहों पे उसको एलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस बात को, अपनी बात को, मुसद्दक़ा मालूमात को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माँ जी, यहाँ पर आपने एक बात की, वो मैं बार बार दोहराना चाहूँगा कि ऑडियंस बड़ी देख रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें वो माएँ भी हैं। आज जब बच्चा घर आके बताता है कि ये मसला हुआ, टीचर ने मुझे ये कर दिया, मामा टीचर ने मुझे इस तरह कह दिया, ये कर दिया, अब रिएक्शन ये होता है कि माँ वहाँ से अपना छज्जा लेती है, बुर्का पहनती है, पर्स लेती है और वो सीधी स्कूल में, और जो वो लताड़ती है टीचर को, अल्लाह माफ करे। आप जरा टीचर को बुलाएं तो सही जरा, आप नहीं, आप टीचर को मेरे आमने सामने करें। अब तो ये दौर हो गया, तो वहाँ पर टीचर और कहते वो कौमें नहीं बन सकती जहाँ पे उस्ताद का एहतराम ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हुमायूं में एक चीज़ ऐड ऑन करूँगी इसमें। मुझे लगता है कि हमको सिर्फ एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, असातिज़ा की तरफ से भी बात करनी चाहिए। यानी मैं अगर उस्ताद हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे हुमायूं को कोई चीज़ सिखानी है, तो मेरा रवैया बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं उसको किस तरह सिखा रही हूँ, आया मैं उसको मेरे अंदर कहीं कोई गुरूर है कि मुझे बहुत आता है, या मैं जब बात करती हूँ बच्चों से तो मैं उनसे बात करती हूँ कि बेटा आज हम बात करेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। इससे क्या होता है कि दो तरफा होता ही, दो तरफा है। सीखने की उम्र नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे उम्र कैद है। असातिज़ा को ऐसा लगता है कि हम अगर बच्चे से लीलिएंट, नरमी से बात करेंगे तो वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। सख्ती मेरे नज़दीक, अब तक मुझे नहीं आइडिया कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे इस वक्त चैनल्स पर बैठे हैं, अच्छे चैनल्स पर, और बोल रहे हैं मैं सिखाती बोलना हूँ, और मैं कहती हूँ मैं खाते बोलने का हूँ। जो बोलना होता है ना इंसान का, मैं आज आपसे बात कर रही थी हलीमा कि हम किसी पेंटिंग से कितनी देर बात कर सकते हैं, किसी एक तस्वीर से, मोनालिसा से कितना वक्त आप हसीब काफी देर बात, हमारा एक दोस्त है हसीब, वो काफी देर बात करता है। उसने वो लड़कियों को वो इस तरह काफी देर वो ऐसे करता है, तस्वीरों से बातें करता है। ऐसे ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन आप बहुत देर किसी तस्वीर को नहीं देख सकते, आपको सराउंडिंग्स में, अतराफ में आपको कुछ चीज़ चाहिए होती। लेकिन अगर कोई शख्स अच्छा बोल रहा है और उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, अल्फाज के अलावा उसके पास मालूमात का ज़ख़ीरा है, तो आप उससे घंटों बात कर सकते हैं, और वो वक्त जो है ज़ाया नहीं होगा। ये वक्त का ज़्यादा नहीं होता जब आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हो। मैं तो खैर चलें उर्दू के आशिक़ हूँ, तो मैं इसलिए उर्दू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको कोई चीज़ दे रहा है, कोई नई चीज़ सिखा रहा है, जैसे मैं ये कहती हूँ बात नरमी से करें, नरमी की बात की ज़्यादा नरमी असर रखती है। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ अपने हर लेक्चर में कि अगर आप अंधेरे कमरे में, ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर आप अंधेरा कमरा है, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं और बाहर रात हो, और आप तमाम पर्दे हटा दें, तो क्या वो अंधेरा आपके इस हॉल को डार्क कर देगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा यानी डार्कनेस यानी नेगेटिविटी ट्रैवल नहीं करती। यही चीज़ दिन है, आप इसको भी लाइट्स बंद कर दें और छोटा सा सुराख कहीं पर खोल दें, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ी देर में आपकी आंखें देखने के काबिल हो जाएंगी। क्या बात, क्योंकि रोशनी स्प्रेड करती है, फैल जाती है, पॉजिटिविटी। तो आप अपने शागिर्द के साथ पॉजिटिव रवैया रखें ताकि उसको हेच ना हो कुछ पूछने। माँ जी, यहाँ पर आप बात कर रही हैं, ये बात दूर निकल जाएगी, तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे धागे के साथ धागे की गिरा बांध दूँ,
आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट है अच्छे और गुड टीचर और बैड टीचर का, कुछ अच्छे उस्ताद भी हैं और बुरे उस्ताद भी हैं, क्या आपको लगता है? क्योंकि अब वो दौर आ गया है कि हम सिर्फ जाते 9 से 4 की जॉब यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं कमाने के लिए। अब क्योंकि इतनी कम सैलरी मिलती है, मेरा हलीमा अक्सर कहते हैं कि आपको होता है कि यार बस मुकाओ, अपना सिलेबस कंप्लीट करो और घर को निकलो, और ये प्रेशर भी होता है ना। इस बात को? बिल्कुल ऐसा है, मैं इसको अच्छे और बुरा नहीं कहूँगी। उस्ताद कुछ लोग बिल्टन होते हैं, अंदर से होता है उनके अंदर सिखाने का शौक होता है। आपने देखा बचपन में छोटे बच्चे जो टीचर खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो इम्प्रेस होते हैं, वो मुतासिर होते हैं अपने असातिज़ा से। बच्चे बैड टीचर्स नहीं होते, एक्चुअली वो टीचर्स नहीं होते। I was about to ask this question. मैं आपसे सवाल पूछूंगी, बहुत अहम है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना नहीं चाह रही, आज जो डे मनाया जा रहा है उस्ताज़ा का डे, तो उसी पे कहूँगी कि आज मैं अपने बारे में कहूँगी, आज मैं जिस काबिल भी हूँ तो वो मेरी जो टीचर्स हैं वो उन्हीं का ही वो किरदार है। मैं उनको दिल की गहराइयों से सैल्यूट करती हूँ कि आज मैं जितनी भी तालीम हासिल की है उनके बलबूते पे की है। राबिया, अगर बुरा ना मनाए, मैं चाहूँगा कि आप उनका नाम भी ले लें। हमें अभी अच्छा लगेगा, अल्लाह करे वो भी शायद उन्हें भी अच्छा लगे। आप वाली राबिया नहीं, कोई और राबिया। जी, बहुत सी टीचर्स हैं लेकिन जो मेरे दिल से मुझे कभी भी नहीं भूलेंगी वो मैडम कौसर हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगा के, शायद हम लोगों को शौक नहीं था उस टाइम, तो आपको पता है वो एज ऐसी होती है बच्चे भागते हैं पढ़ाई से, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगा के हमें पढ़ाया है। तो आज जिस बलबूते पे भी हैं तो उनकी वजह से। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। अल्लाह ताला आपके टीचर को सलामत रखे, उन्हें और तरक्की दे, और ये बड़ी अच्छी बात है। उनकी अचीवमेंट यही है। बहुत शुक्रिया राबिया कॉल करने के लिए। आप वो सवाल पूछना, सफिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई हमायों की बॉडी लैंग्वेज देख के। आज वाकई लग रहा है कि माँ जैसी टीचर आई हैं। और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं अपने काम करके लेट के प्रोग्राम देख रही होती हूँ, तो इतनी खूबसूरती से, इतनी आला पर्सनैलिटी आज आपने बुलाई है, वो इतना प्यारा बोल रही है कि मैं बैठ के प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरे दिल में भी उनकी रिस्पेक्ट पैदा हुई है। हाँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी टीचर हैं, तो इसलिए मैं इस बात को समझती हूँ कि एक अच्छा टीचर वाकई बाप होता है। और मेरा भाई जी मयूं बेशक बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, और मेरा भाई भी एक टीचर है और आज उसकी बर्थडे भी है। मैं उसे विश करना चाहूंगी और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए सोचता रहा। तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में भी उनका नाम क्या है? आमीन। उसका नाम बेटा नहीं ले सकते। वो हमारी जान है, हमारी होप है, हमारी उम्मीद है, हम सबका उस्ताद है, हम सबका माहिर नफ्सियात है, हम सबके दिलों में है। जिस तरह आप उनकी तारीफें कर रही हैं ना, यकीनन अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करेगा जब वो वहाँ चले जाएंगे, और उनके लिए जिंदगी में भी बहुत सारी आसानियां पैदा अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में इतनी आसानियां लाए। उन्होंने हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप समझ गए होंगे हम जी। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। आपके भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। हम सबकी जान, हम सबकी उम्मीद। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया सफिया कॉल करने के लिए। आए को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आए अपनी बात कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने गुड टीचर्स और बैड टीचर्स की हुमायूं ने बात की, और उस पर जो आपका जवाब था, मेरे ख्याल से जैसा हम कहते हैं अक्सर कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। बहुत सारे टीचर्स के बारे में वाकई ही स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जब हम उनसे वैसे बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम उस लेवल पे अभी नहीं हैं जिस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं। वो शायद पीएचडी लेवल का पढ़ा रहे हैं और अब हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है बैचलर्स के, तो हमें वो कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा, वो गैप फिल नहीं हो पा रहा। तो ऐसे टीचर्स को अपने लिए क्या करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स के लेवल पे आकर उन्हें समझाएं, और स्टूडेंट्स की जो ये एक बहुत बड़ी कहना चाहिए वो क्या
कहना चाहिए, मतलब उनकी ये एक बहुत बड़ी नाराजगी सी होती है कि हमारे टीचर्स की हमें समझ नहीं आती, वो कैसे दूर हो सकते। बेटा बड़ी अच्छी बात की आपने। उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा मैंने कहा, लेकिन उस रुतबे तक पहुंचने की कुछ मनाजिल हैं। अगर आप वो मनाजिल तय किए बगैर उस जगह पर आके बैठते हैं तो ये मसाइल होते हैं। टीचिंग के कोर्सेज होते हैं प्रॉपर। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको बाकायदा उसका कोर्स करना पड़ता है। और वो कोर्स क्या होता है कि आपको ABCD नहीं आती, कि आपको 1 2 3 नहीं आती, आपको काउंटिंग भी आती है, आपको अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, लेकिन उन बच्चों तक को पढ़ाने के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव, एक महंगा कोर्स है जो आप करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उनके लेवल पर आकर पढ़ाना होता है। अप्रोच वो होनी चाहिए। अब हो सकता है कि मैं मुक़्तदरा में बैठूं तो मुख्तलिफ बोलूं, लेकिन मैं आकर बच्चों की क्लास में बैठूं तो मुख्तलिफ बोलूं। मुझे भी चाहिए कि मैं अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो उस तरह करूं जो वो बच्चा समझ सके, अंडरस्टैंडेबल हो। हमें ये लगता है कि अगर हम उनकी जगह पर आ जाएंगे तो कहीं हम नीचे आ जाएंगे, हमारी नॉलेज कम हो जाएगी। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने PhD किया है? तो लोगों को जब पता चलेगा कि आपने PhD किया है, जब आपका जो स्टूडेंट है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है माँ जी, बात क्योंकि टीचर्स के हवाले से नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपसे पूछना जरूर चाहता हूँ। मेरा बड़ा दिल दुखता है कि बड़े बड़े स्कूलों में आपको दुख हो गए बात सुन के कि बड़े स्कूल जो कि पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं, जब उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे सब सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, वहाँ पे उर्दू का टीचर बैठा हुआ नहीं होता। उर्दू को तो वो वैसे क्योंकि पेरेंट्स नहीं जानना चाहते कि बच्चा उर्दू में कैसा जा रहा है। हमें फख्र होता है कि मेरे बेटे ने 4 अंग्रेजी के अल्फाज बोल लिए, लेकिन अगर उसकी उर्दू अच्छी नहीं है तो हम फख्र से बताते हैं इसको तो उर्दू आती नहीं, इसको माशाल्लाह अंग्रेजी आती है। बड़ी बदकिस्मती है। करके देखिए ये एकदम नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हम यहाँ तक आ गए कि हमारे एक वक्त था कि मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि मेरी करीबी दोस्त थी, वो सिंधी थी, और सिंधी बड़ी प्यारी ज़ुबान है। मुझे तो खैर पाकिस्तान की सारी ज़ुबानें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उर्दू को हमारी नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़ुबान बनाया गया तो उसकी वजह क्या थी कि एक दूसरे से बात करने में आसानी हो। वो बैरियर सिंधी पंजाबी से बात कर सके, पंजाबी बलोची से बात कर सके, बलोची पठान से बात कर सके, हम एक दूसरे से मुखातिब हो सके। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे पेरेंट्स ने बच्चों को ये बता दिया कि बेटा प्लीज़ कम हियर, ओपन द डोर, बेटा डोर शट कर दो, इतनी देर से कह रही हूँ मैं तुम्हें। और मैं आपको एक बहुत मज़े का किस्सा सुनाऊँ, आई एम सॉरी मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और हमारे साथ एक खातून थी, उनके साथ 2 बच्चे, उनके शौहर थे। तो वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा जल्दी जल्दी फिनिश कर लें, देखिए पापा फिनिश हो गए। सीरियसली ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, सर पता नहीं मुझे सुन रही हूँ। जल्दी से फिनिश कर ले, पापा भी फिनिश हो गए, आप भी फिनिश हो जाए फौरन से, ताकि मामा अलोन हो जाए, मामा अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। अब ये बात कितनी खूबसूरत बात है, एक माँ अपने बच्चे से कर रही है, अगर वो अपनी ज़ुबान में करे। मैं एक शेर यहाँ ज़रूर इरशाद तुकबंदी करती हूँ मैं, मेरे उर्दू के ऊपर कुछ लिखा है, तो उसमें ये था कि हर बार सलीक़े से जो लब खोल रही हूँ, हर बार सलीक़े से जो लब खोल रही हूँ, ऐसा है कि मैं उर्दू ज़ुबान बोल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उर्दू तो बहुत खूबसूरत ज़ुबान। अगर आप दुरुस्त सही बोल रहे हो, आपको मज़ा आता है सुनने में, आपको बात करने का मज़ा आता है। हमें जिस कदर मज़ा आ रहा है आपको सुनने में और आपसे बात करने में, यकीन जाने आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपके बात करने से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हम कितने ज़्यादा लफ्ज़ जो हैं वो बायलिंगुअल बोलते हैं और जुमले के अंदर और उसका मज़ा खत्म हो जाता है। एक आधा लफ्ज़ जो है हम ज़रूर इंग्लिश का बोलते हैं और जब मैं उनको मतलब आप जो बोल रही हैं तो मैं अपने दिमाग में वो लफ्ज़ इंग्लिश में सोच रही हूँ, लेकिन जब मैंने आपको वो लफ्ज़ उर्दू में अदा करते हुए सुना है तो मुझे इतना यकीन जाने मज़ा आया कि मैं आपको लिटरली लफ्ज़ों में अच्छा, हम आखिरी चंद कुछ सेकंड है, मैं चाहता हूँ कि आखिर में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते सवालों का, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत माशाल्लाह ऊपर है और हमारे सवाल बड़े कलील से हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आखिर में कहना चाहें, आप कोई ऐसी बात करना चाहें आखिर में अपनी ऑडियंस से, तो प्लीज़ कैमरा आपकी तरफ है। मैं
ये तो खैर एक दरिया को वाकई कूज़े में बंद करने वाली बात होगी कि असातिज़ा के हवाले से मैं कुछ बोलूँ। मैं तो बहुत ही कमतर हूँ, और अगर मैंने आप तक किसी को कुछ भी सिखाया है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और वो पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, एक बड़ी अहम बात है कि अपने लहजे में नरमी लेकर आएँ। जब आप बात नरमी से किसी को मुखातिब करते हैं तो वो बात दिल में घर कर जाती है, और जब कोई बात दिल में घर कर जाए तो जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है वो मजबूत हो जाता है। यानी जो उसने बात जो कन्वे करना चाहता है वो दूसरे तक पहुंच गई, और ना सिर्फ ये कि पहुंच गई, अमल भी हुआ। तो बड़ी अहम बात है, खूबसूरती से बात करें, नरम लहजे में बात करें, आपकी बात असर रखेगी। बहुत शुक्रिया आयशा जी, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए। मुझे हुमायूं से बहुत गिला रहेगा कि इसने पहले आपसे मुलाकात नहीं कराई, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारी मुलाकात आपसे रहेगी। बहुत कम वक्त आपके साथ मिला, बहुत माजरत खाएं हम कि हम आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सके, लेकिन इंशाल्लाह इस वादे के साथ आपको जाने देंगे कि आपको जल्द हम वापस बुलाएंगे और आपसे एक लंबी गुफ्तगू करेंगे। आज आपके सामने बैठे हुए मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी इस तरह 1 to 1 इस तरह आमने सामने के नहीं बैठा, रेडियो के इस पार या उस पार हम बैठे और हमने बात की। लेकिन आज मुझे वो शर्म सी आई कि मेरी उस्ताद मेरे सामने बैठी है। आज मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू। अल्लाह ताला आप सलामत रहें और इसी तरह लोगों को सिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि मेरी उस्ताद आज मेरे सामने बैठी है, और यकीनन हम तो इनकी कदमों की खाक भी नहीं है, लेकिन आज इन्होंने मौका दिया कि मैं इनसे सवाल पूछ सकूं। आप यहाँ पे ले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए एक और सुबह। हैप्पी टीचर्स डे। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जल्दी मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल्स जो है वो आ रही हैं, और हमें पता होता है कि आप लोग वेट करें, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बात करूंगी। बोलना देना चाह रहे थे। बिल्कुल। ये पूरा जो मंथ है ये अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। WHO ने इसको पूरे मंथ को ये रखा हुआ है कि ये मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीबन 3 से 4 महीने मनाया जाता है। अभी आप अगर किसी को कॉल करेंगे तो आपको जो कॉल की जगह जो बेल जाती थी वहां पे भी एक खातून आपको ये बोलती हुई नजर दिखाई तो नहीं देती, सुनाई देंगी आपको इंशाल्लाह कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कैसे हो सकती है। आप रेडियो लगाएं, वहाँ पे भी अवेयरनेस मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप किसी को कॉल करेंगे वहाँ पे भी आपको अवेयरनेस मैसेजेस आ रहे होते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलके इस तरह की चीज़ें कंडक्ट कराती हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि अवेयरनेस होती कैसे है। असल में इसका सबसे बड़ा मसला ये है होता है हुमायूं कि लोग इतनी बाद में आते हैं, खुद डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अच्छा अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, और फिर वो उस स्टेज में आते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाता है। एरिया सो सेंसिटिव एंड आप उसको विजुलाइज नहीं करते, आप उसको टेस्ट नहीं करते, एंड देयर इज वेरी मिनिमल फिजिकल टच, तो इसलिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो उससे बड़े खवातीन, और यहाँ तक कि कम परसेंटेज है बट मेल में भी होता है, अब होना शुरू हो गया है। यस बिल्कुल, हुमायूं ने सही कहा है। पहले एक ज़माने में होता था कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझा जाता था कि मेल्स में नहीं हो सकता, लेकिन अब ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट भी गलत होने लग गया है, क्योंकि मेल्स में भी ये आना शुरू हो गया है। इसके रीजंस कॉजेज बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली डिटेल में बात करेंगे कि ये और ऑर्गन्स में कैसे फैल सकता है, और अगर आपने अपना खुद से मुआयना ठीक तरह से नहीं किया या आप इस चीज़ को बहुत नॉर्मल समझ रहे हैं तो फिर उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं कि अगर आप 3rd स्टेज पे चल जाएं, खुदा ना खास्ता 4th स्टेज पे चल जाएं, तो फिर डॉक्टर भी आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत वास्ट इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप जब ब्रेस्ट कैंसर या इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं तो जो ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मेल्स की होती है, लेकिन आज हमने फ़ीमेल को दावत दी है ताकि वो आपको बेहतर तरीके से बता सकें कि आप किन किन स्टेजेस पे आ सकते हैं। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से जी इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सायरा महमूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैंने सबसे पहले तो ये बात बतानी है कि ये ऐसी बीमारी है कि जब आप कैंसर का नाम सुनते हैं तो आपके कान बाल दुनिया की हर चीज़ खड़ी हो जाती
कि आप कहते हो अल्लाह माफ़ करे अब क्या होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसी बीमारी हो और कोई आपके पास आए, उससे पहले आपकी स्माइल देखनी है। अद्धा कैंसर तो उठे खत्म हो जाना है। माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत तरीके से स्माइल करती हैं। ये इतनी कोई डेंजरस बीमारी है कि उसका नाम इस तरह का, हालांकि ये कॉन्सेप्ट शायद आज डॉक्टर सायरा देखे जाए कि कैंसर लाइलाज नहीं है, हम नाम सुनते हैं और डर जाते हैं। सबसे पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूंगा फ्रॉम द टॉप, विच इज कि द एरिया इज सो सेंसिटिव और हमारी खवातीन इतना घबराती हैं, इतना डरती हैं कि वो कल्चरल बैरियर उसमें मारे जाने के लिए वो अपनी जिंदगी दाव पे लगा देती है। सबसे पहले इस मिथ को खत्म करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन हुमायूं देखें ये कि जैसे आपने कहा, सॉरी, You're welcome. थैंक यू। सो बेसिकली जो आपने जैसे बात की कि औरतें जो वो घर में बैठी रहती हैं, एक तो जैसे आपने कहा कि एरिया ऐसा है कि हम हर वक्त टच वच नहीं करें, तो इसीलिए इस कैंसर के हवाले से एक चीज़ जो है वो है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ्स, यानी जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर, एक तो बेइंतहा कॉमन है, ये जो है कि समझिए दुनिया में आज WHO के हिसाब से दिस इज़ नाउ द मोस्ट कॉमन कैंसर। जी ठीक है, WHO ने 2020 में जो अपने आदाद व शुमार निकाले उसमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है। तो भाई फिर आगे क्या किया जाए? जैसे जब पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन रिस्क पे है। जैसे आपने कहा कि भाई कि औरतें रिस्क पे होती हैं, औरत होना ही एक रिस्क है, और उसके अलावा जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो ये दो रिस्क फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उम्र बढ़ने के साथ ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है? जी, इट्स एक्चुअली 40 ईयर प्लस में ज़्यादा होता है, बट हैविंग सेड इट, जो मिथ जो है ना कि अगर आपकी छोटी उम्र में आपकी कोई गिल्टी है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी उम्र में हो सकता है। मेरे पास 22 साल की उम्र की लड़की भी आई जो दूध पिला रही थी। एक वो भी है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है, और वो वाकई है, लेकिन असल चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ वो ये कि कोई भी सिम्टम हो, आप पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज़ पे ना जाएं कि नहीं हमारे तो फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है इसलिए हमें तो कैंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी ये चीज़ है कि हमने अगर बच्चों को दूध पिलाया तो भी हमें कैंसर नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव, लेकिन आपको फिर भी कैंसर हो सकता है। तो मतलब ये कि आपको अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बताना है कि जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ मसला है या कोई जगह है, गिल्टी है, सिस्ट है या कोई ग्लैंड बड़ा हो रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रवाज है कि खुद ही टोटके करना शुरू कर देंगे, पता नहीं आटे की टुकड़ियाँ बना के लगा रहे होते हैं। ये मतलब मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कौन सा ऐसा स्टेज है जो आपको नज़र आने लग जाए या आपको महसूस होने लग जाए तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, 1 मिनट भी घर पे नहीं गुजारना? ठीक है, देखिए इसकी जो अलामात नॉर्मल जो हम कहते हैं कि कॉमन अलामात हैं वो ये, या तो गिल्टी होना ब्रेस्ट में, या आप देखिए निपल जो है वो आपके अंदर की तरफ जाना, स्किन पे कोई डिम्पलिंग हो जाना, आपके जो निपल है उस पर कोई आप देखें कि ज़ख़म सा होना, उसमें से कोई रतूबत या खून का खारिज होना, या फिर आपको कोई गिल्टी बगल में महसूस होना, ये आम इलामात हैं। बगल में भी? अगर जी बगल में भी, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ब्रेस्ट में नहीं रहता, ये एक जो लिम्फ हम कहते हैं हमारी साइंटिफिक टर्म में, जैसे ब्लड है, ब्लड आपको पता है पूरे जिस्म में ट्रैवल करता है, तो जो लिम्फ होता है ये भी ड्रेन करता है नोड्स में, तो बगल में इसकी नोड्स होती हैं। तो जो अगर कैंसर होगा तो क्या होगा, वो लिम्फ के जरिए जाके नोड्स में बगल के चला जाएगा और फिर वो स्टेज भर जाएगी मरीज़ की। आपने बात की, जब आपने 40 इयर्स की बात की, ये वो खातून क्या बात कर रही हैं जो घर में पूरा घर संभाल रही है, जो पूरे सबकी नशनुमा कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी सब कुछ है, तो वो मर्द बड़ा इनसिक्योर है, वो डर जाता है कि ओहो ये बीमार पड़ गई, ये चलेगी बिस्तर पे। मैं आपको पाकिस्तानी कल्चरल की बात, साउथ एशियन कल्चर की बात करता हूँ, ओहो ये बिस्तर पे चलेगी तो फिर क्या होगा, तो वो आप उस डर से आप उसको अस्पताल में चेक कराने नहीं जाने देते। कितना रोल है फैमिली का कि कितना सपोर्टिव होना चाहिए अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए कि वो भी इंसान है जी, उसको भी जाने जी। फैमिली का जी बहुत ही रोल है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर उस औरत को जिसको अभी आप कह रहे हैं घर के कामकाज की वजह से ना जाए, अगर उसको कुछ हो जाए तो आप उन बच्चों का सोचें कि जो पीछे देखिए एक सेहतमंद माशरे के लिए एक माँ का होना कितना जरूरी है। माफी चाहता हूँ आपसे कि मैं आपकी कता कलामी की माफी। बच्चों का क्यों सोचें आप? सबसे पहले उस औरत को सोचें, वो एक आइडेंटिटी है, वो इंसान है। नहीं, मेरा मतलब ये कि देखिए मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हम सब जिस तरह हम लोग, आई थिंक हम सबकी माशाल्लाह माँ जब तक हम ग्रोइंग एज में थे तो जिंदा थी। माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 24, सो आई स्टिल मिस हर, एंड शी एक्चुअली उनका इंतकाल ब्रेस्ट कैंसर से ही हुआ था। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दैट्स ऑलराइट।
तो आई मीन टू से कि तो आप जिनकी माँ नहीं उनसे पूछे ना कि वो जो बच्चे, माँ तो चली गई, जो चला जाता है वो तो चला गया, लेकिन जो उसके पीछे लोग रह जाते हैं उनकी लाइफ में कितना, खासतौर पे जो बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब आपने कहा जैसे वो आपने बिल्कुल बात सी कि फीमेल का भी सोचे, लेकिन अगर मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि वो जब माँ का मतलब औरत का अपनी बीवी का नहीं सोचे कि शायद इसको जाना है, लेकिन उससे ज़्यादा औरतें खुद अपना नहीं सोचती। आपको कोई तकलीफ होगी आप कहेंगे नहीं आज बच्चे की क्लास है, आज उसका ये है, आज घर में मेहमान आने, आप खुद अपने, मैंने पढ़े लिखे लोग को देखा है वो अपनी एक्सक्यूजेज बनाते रहते हैं, डोंट गो टू डॉक्टर कि नहीं आज तो वी आर वेरी बिजी, अभी मैं 2 हफ्ते के बाद जाऊंगी। मैंने एक सर्विंग जनरल साहब की बीवी को कहते हैं हाँ दर्द नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दर्द नहीं है तो कुछ नहीं है, हालांकि जिस चीज में दर्द नहीं है वो ज्यादा खतरनाक है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इस सिस्ट के बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें दर्द है तो फिर ये इस बात के कम चांसेस हैं कि वो कैंसर हो, लेकिन अगर वो साइलेंट है तो फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता। तो उसके बारे में भी 10% कैंसर्स में पेन होता है, यूजुअली पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर मतलब किसी के अगर छाती में दर्द हो, कोई गिल्टी हो, कोई निपल डिस्चार्ज हो, कोई उनको लगे कि शेप डिफरेंट हो रही हो, लेकिन वो कैसे लगेगा, इसमें जो आपने बात की कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी हर महीने हर औरत खुद अपना एग्जामिन करे। और आप लोग मैंने देखा तरीके बताए यहाँ पे टेलीविजन वीडियो पे आप लोग हम लोग बताते हैं, आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगे, उसको करें, कोई भी दिन मुकर्रर कर ले। यूजुअली तो हम कहते हैं कि जिस तरह जैसे जो औरतें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं वो उसके बाद जब वो फारिग होती हैं अपने मेंसेस से उस वक्त करें, लेकिन जो ख़वातीन उस उम्र से गुजर चुकी हैं वो कोई एक दिन पहली रख लें, उस पर कर लें अपना एग्जामिनेशन। उसमें देखिए फ़ायदा सिर्फ ये आपको पता चल जाएगा मेरे लिए नॉर्मल क्या है। जब आप खुद एग्जामिन करेंगे यू विल नो व्हाट इज़ नॉर्मल और व्हाट इज़ एबनॉर्मल। कुछ चीज़ों आप डॉक्टर के पास ही जाना है ना आपको, और वो एग्जामिन करके आपको फिर हम लोग यूजुअली टेस्ट रन करते हैं। यूजुअली अपनी तालीम में बहुत बड़े बेहतरीन होते हैं, पढ़ाई में बहुत बेहतरीन होते हैं, इसलिए वो डॉक्टर्स बनते हैं, तभी वो सब ए ग्रेडर्स होते हैं। माज़रत के साथ मैं आपको कहूँगा ये बात कहना कि मैं ये जजमेंट पास कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स इतना अच्छा बोलते नहीं है, इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते जितना बेहतरीन आप एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये बात मैं आपसे पूछूं, सवाल पहले पूछ लेते, बल्कि कश्मीर की कॉल ले लेते हो। ये सवाल मैंने आपसे जरूर पूछना, जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रही है मुझे लगता है ये तो बिल्कुल कनेक्शन हो रहा है आपका लोगों के साथ। आई थिंक मारूफ अस्पताल में काफी कंसल्टिंग जो है वो आप सीधे से कराते होंगे, वो के बेहतरीन बता रही है। कश्यप अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, टिप टॉप मज़े में। और बड़ा संजीदा टॉपिक आज आपने रखा है। बस ज़रूरत थी कश्यप इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा कि इस पे बार अवेयरनेस की क्रिएट की जाए, क्योंकि हम लोग जब मैं और हुमायूं जो है वो स्टैट्स पढ़ रहे थे तो बताया जाता है कि तकरीबन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका कैंसर बढ़ के किसी और हिस्से में भी चला जाता है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में बात और नहीं हम कभी किसी को दास नहीं करते, बता हम हंसी मजाक करते रहते हैं। हम तो डॉक्टर साहब के साथ भी हंसी मजाक अभी करेंगे, आप रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने तारीफ भी करनी थी आपकी और करें, खुल के सवाल भी हैं। पहले तारीफ कर लें। हमारे तो आप तो है ही प्यारे हैं, आपको तो पता ही है, इसलिए बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। बहुत प्यारी लग रही है। डॉक्टर साहबा बड़ी खुश हुई जो साथ आई है ना, डॉक्टर साहबा हमारी, वो जो जिनको मैंने आज मिलते कि आप भी आप नेक्स्ट टाइम आपने बैठना गेस्ट, वो भी हंस रही। गुड, यानी कि वो प्यारा, वो भी प्लेजेंट सी शख्सियत है, वो सबसे ज्यादा प्लेजेंट शख्सियत है। जी जी। और मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि हम भाइयों ने कहा कि ये कैंसर जो है ट्रीटेबल है, इसका इलाज मुमकिन है, तो हम डर जाते हैं, लफ्ज़ से डर जाते हैं कि कैंसर है। अगर ये ट्रीटेबल है तो ये दोबारा फिर बीमारी क्यों अटैक करती है? मेरी ममानी थी ऐसे ही, उनको वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और माशाल्लाह अपने रूटीन पे फ़राइज़ अपने अंजाम दे रही थी, लेकिन अचानक से बीमारी ने दोबारा अटैक किया तो पिछले साल उनकी डेथ हो गई। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि सुना है ऐसे कि जो इसके कैंसर के ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में, वो कहते हैं सांप के जहर से बनाई जाती है, तो जिसकी वजह से आपके सर के बाल और आपके आईब्रोज वगैरह उतर जाते हैं। क्या ये सच है या मिथ है? नहीं, चीजें तो उतर जाती है। सांप के जहर का मुझे नहीं पता, मेरे से तो कभी किसी ने कुछ ना लिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए। यहाँ पे आपको पड़ेगा या तो कॉलर के अंबार लगेंगे। ये अब आपको बहुत जल्दी रैपिड आपसे होगा, ठीक है? कॉलर है हमारे साथ जी, याहिया, अस्सलाम वालेकुम। याहिया, सवालात ये कॉल पे याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने याद रखने हुमायूं और डॉक्टर सायरा को बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। आपने हुमायूं 4 दफा कहना होता है, भूल गया?
हुमायूं। गुड, 3 दफा कहा। पहले भी। अच्छा देखें हलीमा, बात ये है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसपे चलें। अभी तो शुक्र है कि खुल के जरा बात हो जाती है। कई अरसे से इस पे कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल ठीक है, मीडिया में बिल्कुल नहीं था। तो मेरा मानना ये है कि कहना ये है कि आप ये देखें कि अगर जब हम इतनी अब दुनिया अवेयर हो चुकी है, और जाहिर बात है हमने बात चीजों को बिला वजह टैबू बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपके पूरे घर को अफेक्ट करती है ना। अगर एक किसी को बीमारी हो जाए, कैंसर की या कुछ हो जाए, तो उसके साथ कई लोग अटैच होते हैं जो उनको लाना ले जाना सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे अगर चीज पता चल जाए तो आसानी भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी सही हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी अवेयरनेस आजकल, शुक्र है कि आप भी लोग भी और तमाम मीडिया फैला भी रहे हैं। और इसके हम वो आपने सही कहा कि अब जब हम किसी का फोन करते हैं तो उसकी अवेयरनेस पहले ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मेरे डॉक्टर साहिरा से 2-3 सवाल है, मुख्तसर करके पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल्फ इंस्पेक्शन होती है, जाहिर बात है वो वो जरूरी है। उससे ही पता चलता है कि कहाँ गुठली बन रही या नहीं बन रही। वो उसके बाद जो है ना, आपका जो बेसिकली जो आप सबसे पहले अप्रोच करते हैं अपने जनरल फिजिशियन को करते हैं, तो जनरल फिजिशियन को कितना अवेयर होना चाहिए, उसको कितनी नॉलेज देनी चाहिए कि वो फर्स्ट जो शुरू के स्टेज में ये इसको आप कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये कीमोथेरेपी से मुतालिक है, जैसे कश्यप ने पूछा। मेरा सवाल ये, कीमोथेरेपी तो जब होती है तो बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है, तो क्या ऐसी कोई दवाई बनी है जिससे कीमोथेरेपी जो है वो बहुत खूबसूरत मिनिमम इफेक्ट? वेरी नाइस, वेरी मेरा नाइस। यही सवाल था दिमाग में कि अभी तक है कि अब जब कैंसर का, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच। पहला सवाल ये होता है कि यार ये अगर हो जाएगा तो खुदा ना खास्ता जो साइड इफेक्ट होगा। तायरा जल्दी से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सवाल तो भूल जाऊंगी। नहीं, हम याद रखेंगे, हम याद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ताहिरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं ताहिरा? कैसे हैं आप? मैं तो बहुत प्यारा हूँ, हलीमा ठीक है। हाँ जी, माशाल्लाह। आज तो हलीमा, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी हुमायूं की तारीफ करना चाहती हूँ। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, थोड़ी सी क्या जरूरत है? आपकी आवाज आप लोगों की मुझे बहुत कम आ रही है। आपको मुझे आ रही है, आपने बंद नहीं करना फोन। फोन ना बंद कीजिएगा। अच्छा हुमायूं, मैंने यकीन करिए कोई मजाक नहीं है, मैं आज आपसे रियली बहुत मुतासिर हुई हूँ आपकी टीचर से मिलके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि माशाल्लाह आप अच्छे टीचर्स और अच्छे पेरेंट्स की छप्पर छाया में आपने परवान चढ़ाई और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दी। मैं आपकी पेरेंट्स की तो फैन थी ही, लेकिन आज माशाल्लाह टीचर की भी हो गई हूँ। और अब मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना है। जरूर जरूर तायरा, पूछें जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी फैमिली में मेरी जो खाला थी उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनकी भी डेथ हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर फैमिली में ख़वातीन में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो तो उन ख़वातीन बाकी जो होती हैं फैमिली में उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो आप प्लीज़ इस बारे में कुछ बताएं कि वाकई 50, 60, 40 की एज के बाद कब तक के बाद ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस मूजी मर्ज से बच सकें और बिल्कुल ठीक है, हिफाजत कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा कॉल करने का। अल्लाह ताला सबको जल्दी से कॉम्पोजिट कर दो सवाल। पहला सवाल ये था कि जो ट्रीटेबल होता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ यस। तो देखिए उसमें ये, मुझे पता नहीं कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी क्या सिचुएशन थी, बट ये ब्रेस्ट कैंसर इसीलिए कीमोथेरेपी दी जाती है क्योंकि वो सिर्फ ग्लोकल डिजीज़ नहीं है। जब आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसी वक्त वो कहते हैं कि हो सकता है सेल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, खून के ज़रिए आपकी हड्डियों में या आपके फेफड़ों में या आपके लिवर में जा चुके हैं। ये सबसे कॉमन साइट्स हैं, ठीक है, सबसे आम जगह है जहाँ पे कैंसर जा सकता है। तो कीमोथेरेपी इसीलिए, लेकिन कीमोथेरेपी आप देखेंगे आजकल जितना एडवांस हो गया, जो लोग जल्दी प्रेजेंट कर रहे हैं उनको बहुत सारी दफ़ा कीमोथेरेपी नहीं भी दी जाती, अक्सर को दी जाती है। वो कैंसर के टाइप पे भी डिपेंड करता है ना, वो जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके हिसाब से, या इस तरह भी डिपेंड करता है कि भाई बच्चा, जैसे आप कहते हैं कि एक बच्चा माँ बाप से बहुत मिलता हुआ है, एक बिल्कुल नहीं मिलता हुआ, और एक बिल्कुल लगता है कि शैतान के फरिश्ते के घर में शैतान पैदा हो गया है। तो इसी तरह ट्यूमर्स के भी ग्रेड हैं।
तो जो ट्यूमर ऐसा हो जो बिल्कुल ही जो अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, वो बेशक कितने छोटे साइज का, उस पर अक्सर ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन कहेंगे कि नहीं हम कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपकी खाला जो है उन्होंने कीमोथेरेपी ना ली हो, या अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखें हम कैंसर के 5 ईयर सर्वाइवल रेट ही होता है, तो कुड बी के 95% वो उनमें नहीं फॉल करी, लेकिन नॉर्मली लोग अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, लिया जाता है कीमोथेरेपी? नहीं जी, सांस से बिल्कुल नहीं जाती। और देखिए कीमोथेरेपी अगर आप किसी को भी कहें कि तुम्हारे कुछ 6 महीने बाल नहीं रहेंगे, उसके बाद उग जाएंगे, या तुम कहो कि तुम जिंदगी से 1 साल के बाद हाथ धो लो, हाँ, या तुम 2 साल के बाद, तो वो 6 महीने बाल आप किसी को चॉइस दें। देखिए अगर किसी शख्स को कहें कि मतलब अगर आपको लाइफ या बालों की चॉइस हो तो आप क्या कहेंगे? फिर अटैच सवाल करते हो या किसी के साथ, वो कहते हैं कोई ऐसी दवाई नहीं आई कि हमेशा कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। लेकिन देखिए एज इट्स प्रोग्रेसिंग तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कीमोथेरेपी भी नई दवाएं बन रही हैं जो इतने भी बुरे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट क्योंकि कीमोथेरेपी देखिए आपके नॉर्मल सेल्स को भी टारगेट करती है ना। अच्छा ठीक है, कश्यप का जो सवाल था कि कैंसर फ्री होने के बावजूद कभी कभी लोगों को दोबारा कुछ ऐसे बात हो जाता है, फिर इनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, क्यों ऐसा होता है? वो यही मैं आपसे कहती हूँ कि वो ब्लड स्ट्रीम पे चला गया, हो सकता है इनकी खाला ने प्रॉपर इलाज ना हुआ, या उनको कीमोथेरेपी ना मिली हो या रेडियोथेरेपी। क्योंकि मैं फिर आपको अपने एक पेशेंट की एग्जांपल देती हूँ, जो खातून आई जिनका बिल्कुल छोटा सा कैंसर था, जैसे आपने कहा ना डॉक्टर से मशवरा करो, रिश्तेदारों टोटके ना करो, इन साहिबा को वो निकाल दिया। उसके बाद जब हम कैंसर में एक इलाज होता है कि हम ब्रेस्ट नहीं रिमूव करते, हम सिर्फ वो टुकड़ा रिमूव करते, ठीक है। उसके बाद आप 100% कहते हैं कि इस ब्रेस्ट में ज़रूर रेडिएशन दी जाएंगी। अब उनके रिश्तेदारों ने उनको मशवरा दे दिया कि रेडिएशन से तुम्हारा सांस फूल जाएगा, सांस नहीं लिया जाएगा। अब निकाल तो दिया, अब रेडिएशन की क्या जरूरत? वो तो सिर्फ टुकड़ा निकाला था। चीज लाई है, मैंने इसके हवाले से आपसे सवाल पूछना, वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं। दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये भी पता चलो कि मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 3 महीने के लिए 50% कूपन दिए जा रहे हैं, जिसमें इलाज जो 50% होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। अक्टूबर के मंथ में ब्रेस्ट कैंसर, अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में ये 3 मंथ जी, 3 मंथ जी, मैंने पूछवा लिया था, मैं 3 महीना आपको सही पता है। पैसे आप क्या कर रही है, लेने दे लोगों को फायदा, मैं अस्पताल का फायदा कर रही हूं 1 महीने क्या है। 3 महीने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के लिए 50% कूपन मिलेंगे। खुदारा अगर खुदा ना खास्ता आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाके अपना आपको डाउट है, प्लीज गो एंड गेट इट चेक, बिकॉज जब देर हो जाती है तब हम कहते हैं हाथ मलते रह जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं कि हिम्मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब क्या पूछ रही थी आप गोशे में? हमारी जुबान में कहते हैं गोश, क्या क्या पूछ रही थी? नहीं, मैं वो सवाल एक याद करी थी जिन्होंने पूछा था कि अगर एक खाला को कैंसर था, वो इंतकाल हो गया, तो हम बाकी लेडीज फैमिलीज की क्या करें? आप कहते हैं आपको सवाल याद नहीं रहते, आप तो बड़ी तेज हैं, आपको सारे सवाल याद हैं। आप इसका जवाब दें ताकि फिर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस फैमिली में इस तरह आपको वैसे तो हर एक को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जिनको है, जैसे अगर आपकी खाला को हुआ और रिश्तेदारों को हुआ, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 40 ईयर्स एंड अबव हैं तो आप ज़रूर मैमोग्राम हर साल ज़रूर एक दफ़ा कराएं, क्योंकि मैमोग्राम इनफैक्ट ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना शुरू हुआ था 1985 में, वो इसीलिए हुआ था कि उसमें मैमोग्राम को उन्होंने कहा हम प्रमोट करेंगे एज अ स्क्रीनिंग टूल, क्योंकि एक वाहिद चीज़ है जो आपकी छाती में जबकि ब्रेस्ट में कुछ अभी अलामत भी नहीं ज़ाहिर है तो पकड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ 40 ईयर्स से कम लोगों, ज़्यादा लोगों के लिए, उससे कम। कभी कभार हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि किस फिजिशियन के पास जाएं, कहाँ फैमिली फिजिशियन ये कर सकता है। देखिए बाहर के मुल्कों में तो ये होता है कि जीपीज होते हैं, उनके पास लोग पहले जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो हमारा सिस्टम ये है कि आप फ़ौरन भी किसी सर्जन के पास जा सकते हैं। तो ब्रेस्ट के हवाले से मैं कहूँगी देखिए इतना हसास चीज़ है और जल्दी जब पकड़ा जाए तो ट्रीटेबल भी हो सकता है। हो सकता है जो उन्होंने अपनी खाला की बात की वो स्टेज 3 में उनके लिम्फ नोड्स में भी हो, तो उसकी वजह से फिर आप गारंटी नहीं, उसमें सर्वाइवल 75% की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मारूफ हॉस्पिटल गया हूँ, आप लोगों की सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी अप टू द मार्क। यकीनन अब आपने जो ये ऑफ कोर्स आप हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपने 3 महीने का जो 3 महीने में 50% आप कम करेंगे, दैट इज एन अमेजिंग जॉब। एक सवाल जो आपसे मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा आप ठीक भी हो जाते हैं, वो कैंसर हो गया, आपका इलाज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप उससे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको होता है, जो दिमागी आपको होता है, आपने नाम सुना
आप उससे पहले खुदा ना खास्ता मरने लगते हो कि यार मुझे फिर कैंसर हो family गया। support की उस कितनी psychological ज़रूरत effect के बारे में ज़रा। बिल्कुल हम लोग ये कोशिश करेंगे आप तो कह हम सकती हैं, मैंने अच्छा सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड आई वुड से कि आज के दौर में जबकि एनीवे इंसान इतनी मुश्किलात में है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, और कैंसर की जैसे हमने कहा डायग्नोसिस बहुत ओवरवेलमिंग डायग्नोसिस है। जब किसी को पता चल जाए कैंसर है तो एकदम से इंसान हो जाता है। तो इसमें फैमिली की सपोर्ट इस तरह बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ये ना समझे अछूत हो गया, उसके पास ना आए, गायब हो जाए। इस वो कंटेजियस तो नहीं है, कैंसर लग तो नहीं सकता। तो इस वक्त आपकी फैमिली को आपके साथ होना चाहिए और ख़ासतौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ जो है उनका बहुत रोल है। सबसे पहले वो भागते हैं। मियाँ जी सारे सुन लें, सबसे पहले मियाँ भागते हैं। हमारे बहुत सारे मियाँ बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो अच्छा। अपनी बीवियों के साथ खड़े होते हैं। तो मैं इस वक्त सारे मियाँ को नहीं उसमें करूँगी। वो बहुत सारे मेन या भाई खुद अपने मदर्स को या इस तरह उनको कुछ भी अगर इंक्लिंग होती है वो खुद लेके आते हैं। डॉक्टर साहबा, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना है, एक ये कि मैं रेडी हूँ। पाकिस्तान में लाइक जैसे तुम कहते जल्दी जवाब देना वही हो जाता है। क्या करना है? हाँ, जल्दी बताओ क्या करना है। अच्छा, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन के लिए ख़वातीन जाती हैं उनके लिए मारूफ और एक आधा और हॉस्पिटल है। ये मैं खुद तहकीक कर चुकी हूँ, तहकीक करके आप लोगों के सामने फिगर्स रख रही हूँ कि मारूफ के अलावा एक सिर्फ हॉस्पिटल है, वो आप लोगों ने खुद करना है कि कौन सा है, फिगर आउट कर लें कि वहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं ऑपरेट करने के लिए। वरना बहुत बड़े बड़े अस्पताल पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी असिस्टेंट डॉक्टर तो फीमेल हैं, लेकिन जो जो उनके सुपरवाइजर हैं वो मेल हैं। ये मैंने खुद तस्दीक की है। सीरियसली? हाँ, अभी तो फीमेल सर्जन बहुत सारे जो लोग हैं वो रह जाते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं करा सकते। बिल्कुल, वो मेल्स के पास जाते हैं, थोड़ा सा उनको वो होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ तो फीमेल सर्जन बहुत ज़्यादा यंग लड़कियाँ आ रही हैं और बहुत मतलब कॉमन हो रहा है। तो इसलिए किसी खातून इस वजह से कि मैं नहीं जा रही बिकॉज मेल सर्जन, ये गलत है। फीमेल सर्जन आपको हर जगह मिलेंगे। ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि बाहर के ममालिक में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और तकरीबन हर औरत को हुई है तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि 99% चांसेस हैं कि आपको हो। तो लड़कियां जो हैं वो पहले से ही रिमूव करा देती हैं ब्रेस्ट, ताकि आप कैंसर में मुब्तला ना हो। जैसे बहुत बड़ी एक्ट्रेस है एंजेलिना जूली, वो करा चुकी हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या ये अवेयरनेस पाकिस्तान में भी क्रिएट की जा सकती है कि आप उससे बचने के लिए पहले ही अपना इलाज करा लो? जी, वो ये देखिए उसमें थोड़ा सी बात हो जाती है। इस पर बड़ी बात भी हुई थी कि वाकई जो ब्रका जीन 1 और 2 है वो है कि अगर जेनेटिक किसी का है, लेकिन उसके लिए जीन मैपिंग और ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और हमारे पाकिस्तान में थोड़े से रिसोर्सेज वो होते हैं, लेकिन आप अगर किसी में इतनी है वो कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है कि आप अपना, क्योंकि उनका 80% चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो उसमें फिर आप वो अक्सर प्रोफाइलेक्टिकली अपने ब्रेस्ट रिमूव कर लेते हैं, लेकिन तो उससे वो चांस हो जाते हैं। मतलब देखिए 80% बहुत बड़ा चांस है। तो सायरा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सतही तौर पर आपसे एक सवाल कर सकूं। कैसे तशखीस की जा सकती है, आखिर में कैसे एनालिसिस किया जा सकता है? अगर सिर्फ ये आप बता दें ताकि जो देख रहे हैं आज बहुत सारी ख़वातीन का फ़ायदा हो जाएगा कि वो कैसे खुद से सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकती हैं। देखिए उसमें ये होता है कि मैं क्या स्टेप्स प्लीज बता दें, प्लीज बता दें। सो अगर आप बता सकते हैं। मैं बता सकती हूँ बिल्कुल। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा एनुअल डॉक्टर्स एग्जामिनेशन एंड एनुअल मैमोग्राम, ये 3 चीज़ें जिनसे आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जैसे आप अपने शावर लेने जाएं तो अपने मिरर के सामने खड़े हुए विदाउट जो अपने कमीज के बगैर, और अपने दोनों ब्रेस्ट को देख लें कि वो कुछ उनमें एबनॉर्मेलिटी तो आपको नहीं नजर आ रही, क्योंकि कभी फुलनेस नजर आ सकती है, सब कभी आपको लगे कोई स्किन अंदर जा रही है या कुछ और डिम्पल टाइप, डिम्पलिंग टाइप, या कोई स्किन में आपको लगे रंग कुछ अजीब सा एक जगह का हो रहा है। और फिर उसके बाद आपने मिरर के सामने खड़े, फिर आपने अपने दोनों हाथ जैसे आपने इधर रखे हुए कमर पे, और फिर आपने हाथ ऊंचे दोनों कर लेने। जब आप हाथ ऊंचे करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बगल या फिर आपके जो ब्रेस्ट में कोई अगर एकदम से आपको कुछ इंड्रॉइंग नजर आ जाएगी, स्किन अंदर जा रही कुछ, तो आपको ज़्यादा केयरफुली पता दिख जाएगा आपको। जी ठीक है। उसके बाद आप मतलब कि अगर क्योंकि बगल तो नॉर्मली आप देख भी नहीं रहे होते या फीलिंग, एंड उसके बाद यू हैव टू जस्ट अपने देखिए यूं करके नहीं करना, अपने ये 3 फिंगर्स लेके और अपने ब्रेस्ट को पूरे को आपने यूं करके पैल्पेट करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यूं हमारे पेशेंट भी आते हैं हमें यूं करके बता रहे थे, नॉट दैट, आपको यूं करके पैल्पेट करना। और इसी तरह आपने बगल को भी अपने 3 फिंगर्स से पैल्पेट करना है। अगर आपको कुछ दर्द का एरिया लगे कि किसी जगह बहुत दर्द हो रहा है लगाने से या गदूद सी गिल्टी,
तो आप फिर फौरन प्लीज जल्दी से बताते हैं। मेल में सफिया का भी सवाल था, लेकिन मेल में, क्योंकि मेल भी इम्पोर्टेंट है, देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हमारे एक अपने जानने वाले उनको इसी तरह उनके बगल में उनको नमूदार हुआ, तो मेल में भी इसी तरह गिल्टी हो सकती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, निपल बड़ा हो जाता है, वो भी हो सकता है अंडरलाइन वही हो, क्योंकि उनके तो तो मेल्स में भी हो सकता है। इससे मेल को भी अगर अपने ब्रेस्ट में कोई चीज़ करिए, लेकिन मेल में क्योंकि इतना इंसिडेंस कम है तो इसलिए हम रूटीनली नहीं कहते कि मेल स्क्रीनिंग करें, लेकिन औरतों में क्योंकि इतना ज़्यादा है और जितनी ये जल्दी इसकी तशखीस होगी उतना उनका, जिस तरह उन्होंने कहा कि खाला का इंतकाल हो गया, वो एक औरत ज़्यादा लंबी जिंदगी गुजार सकती है जो अर्ली डिटेक्ट हो। सफिया का लास्ट सवाल सफिया का है, उन्होंने पूछा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने से या फास्टिंग करने से इसके असरात जो हैं वो कम हो जाते हैं, या ये भी परसेंटेज कम हो जाती है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जी, तो मेरा में कोई बिल्कुल मिथ है। लेकिन हाँ ये है कि देखें, जो हम कहते हैं रिस्क में, उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना। मॉडिफाइबल का मतलब है कि जो आप औरत हैं, आप फैमिली हिस्ट्री है और आप उम्र बड़ी है, तो ये 3 चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप सिगरेट नोशी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप शराब नोशी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या कुछ ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिंदगी की लाइफस्टाइल में जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं? ये जेनेटिक है, ये आपका कोई इस पे जोर नहीं है? नहीं, देखिए लाइफस्टाइल ये तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जो हम लोग मोटे होते जाते हैं, खासतौर पर जैसे हम बड़े होते हैं, जितनी बड़ी उम्र की औरतें होती हैं 50 साल से उम्र ऊपर की, वो अक्सर आपको दुबली पतली नहीं नजर आती, ओवरवेट तो होती हैं और ओबेसिटी की तरफ भी जाती हैं। तो ओबेसिटी एक फैक्टर 100% है। इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग इज 100%, उसमें कोई वो नहीं, मतलब इम्प्ली 100% का ये नहीं कि हर सिगरेट स्मोकर को होगा, लेकिन वो रिस्क फैक्टर है बढ़ जाता है। ये और रेगुलर एक्सरसाइज जो है उससे आप इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। आपका ताल्लुक मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से है, हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर बताता चलूँ कि 3 मंथ्स के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 50% कूपन के साथ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपको ये 50% वेव ऑफ देगा। आप प्लीज़ जाइए और अपना इलाज ज़रूर करवाइए इससे पहले कि देर हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया डॉक्टर सायरा, आप यकीन मानिए कि हम आपके साथ कनेक्ट कर सके, आपसे बात कर सके। आप इतनी खुश मिजाज हैं और मुझे उम्मीद है आपके पेशेंट्स भी आपसे बहुत खुश होते होंगे। आज आप बड़ी खुश जाएंगी घर, आज आप खुशी कह रही है। मैं इतना बहुत ऐसे बात इतना हंसी हूं। हालांकि हमने बड़ा संजीदा किया, हमारे कॉलर्स गवाए, इससे ज़्यादा संजीदा शो में कभी नहीं आज किया। इसमें जो आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपने शायद इस वक्त नहीं कहा लेकिन उस वक्त बात हो रही थी कि इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत जरूरी है किसी भी किस्म की बीमारी को फाइट करने के लिए। मुझे लगा आप हमें कह रही, मैं शुक्रिया कह रही हूं। आपको भी कि आप भी पॉजिटिवली करते हैं प्रोग्राम, आप लोग हैं पॉजिटिव, आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, तो जिंदगी में पॉजिटिव लोग। आपके पूरे हॉस्पिटल का शुक्रिया कि वो हमेशा हमें आपके डॉक्टर से जो है वो बिल्कुल जी। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एक और गेस्ट, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अभी आप लोगों को जब हमारा 2 शॉट आएगा तो पता लग जाएगा कि मेरा 1 शॉट क्यों बना हुआ है, क्योंकि हुमायूं मेरे पीछे खड़े हुए हैं और हमारे सामने बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनर ज्वेलरी है। डिज़ाइनर ज्वेलरी मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप लोगों ने प्लीज़ ये नहीं कहना, यार आप मेरी लाइट काट रहे हो, ऊपर से लाइट कट हो रही है। आप लोगों ने प्लीज़ ये नहीं कहना कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है और ये जो है ये तो वैसी नहीं है जैसे हम फलाने बाज़ार से जाके ऐसी मिल जाती है। फलाने बाज़ार वाली नहीं है, क्योंकि वो आप एक दफ़ा पहनेंगे तो कुछ घंटों बाद ही, या परफ्यूम अगर उसके करीब से भी गुजर गया तो उसके बाद उसका सारा रंग जो है वो उतर जाएगा। हुमायूं जी, यार यहाँ सारी मेरी लाइट कट रही है। ओहो बेटे, आपको मैं इसीलिए कहीं नहीं लेके जाती, बैठ जाओ आप। जी आप कल तो लेके गए थे मुझे वो भी एक इवेंट था, कभी सुनाएंगे हम अपने व्यूवर्स को। तो डिज़ाइनर ज्वेलरी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्वेलरी के अंदर मोर बने हुए हों या पिजन्स हों या कुछ इस तरह के हों, ये मैं खुद भी क्योंकि कर चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है,
तो इसलिए ये डिज़ाइनर जो है आपकी मर्ज़ी से आपकी ज्वेलरी को डिज़ाइन कर सकता है। और दूसरा ये कि ये कुंदन से बनाई जाती है, गोल्ड प्लेटेड होती है, इसलिए इसका रंग उतरने के चांसेस तकरीबन 0% होते हैं, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप बाज़ौक इंसान है तो आप यकीनन ये बनवा लेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो हमारे सामने पड़े हुए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एक एक करके दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, MBA उन्होंने किया हुआ है, और MBA करने के बाद, मैंने MBA पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया मुझे लग रहा है, MBA करने के बाद उन्होंने जी डिज़ाइनिंग की, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फील्ड में वो आई और उन्होंने सब कुछ डिज़ाइन करना शुरू किया। हर इंसान के हाथ में इतनी सफाई और ये सब कुछ नहीं होता जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, और अब वो बहुत अरसे से ये सब कुछ कर रही हैं और डिज़ाइनर ज्वेलरी का अपना ब्रांड चला रही हैं। आप इंस्टाग्राम पे इनके ब्रांड पे जाके देख भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज्वेलरी लाइन विद एन अमेरिकन स्पेलिंग, अमेरिकन स्पेलिंग है जी ज्वेलरी की, LL वाली नहीं है और आगे लाइन है। आप इंस्टाग्राम पर जाके इनका पेज विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है रोमा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। रोमा अहमद, H भी है बीच में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मेरी 2 एक्सट्रीम रूटीन्स हैं। वैसे मैं नाइट आउल हूँ, या तो मैं फजर के बाद सोती हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट, स्टाइलिंग, कंसल्टेशन वगैरह रात को होती हैं, और अदरवाइज़ फिर बहुत अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाला। ओके, आपने कहा कंसल्टेशन रात को होती है, इसका क्या मतलब है? रात बहुत को सारे क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम क्या 2 पहने बजे और पूछा कि क्या पहनूं मैं ज्वेलरी के, उनको रात को ये बात याद आती कि ना है? पहनूं, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत सारे लोग रात को फारिग होते हैं, लेकिन मेनली रात को इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनका टाइम जोन का डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए अगर आप लूट सकते हो तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लूट सकते हैं। हाँ, वो वैसे सबसे अच्छा कोई क्लाइंट है ना, लिटरली इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। मैंने ऑनलाइन भी काम किया भाई यार, वो ना कोई बदतमीजी करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा आप काम लिया, पैसे दिए, वो अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अच्छा, यहाँ पे तो दो लोग भी अक्सर लोगों को ये मसला होता है डिज़ाइनर ज्वेलरी से कि वो कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो फलाने बाड़ा मार्केट जो है ना उधर से भी मिल जाते हैं, तो आप इतने पैसे क्यों मांग रही हैं? गुर्दा सा मांग लिया आपने थोड़ा सा हमारा, तो ऐसे क्यों है? तो उनको आप क्या जवाब देती हैं जनरली? जी देखिए, कोई सा भी डिज़ाइन हो मार्केट में, यूजुअली कपड़ों का भी हो, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स हो, उनका रेप्लिका आ जाता है इवेंचुअली मार्केट में। वो रेप्लिका इसलिए कहते हैं, रेप्लिका के भी फिर कई क्वालिटीज़ हैं, A रेप्लिका, AA रेप्लिका, व्हाटएवर जो भी, तो रेप्लिका तो आ जाता है। लेकिन अगेन एक डिज़ाइनर की अपनी प्रोडक्ट होती है और एक आप रेप्लिका लेते हैं, तो वो लोगों को मालूम है उस बात का कि क्वालिटी में फ़र्क है बिल्कुल, बट अगर फिर उनकी उसमें मर्जी आ जाती है। रोमा, अब यूजुअली अगर ब्राइडल को देखें तो अब हम लोग उस ट्रेंड पर आ गए कि अब हम अपने एक्ट्रेस के भी लहंगे वगैरह दिखाते हैं। हम कहते हैं कि जी ये वाला लहंगा देख लें, इसकी मुझे ज्वेलरी पहनी है, मायरा ने ज्वेलरी पहनी है, मुझे ये वाली चाहिए जी, जो कियारा अडवाणी पहनी, खुद वो बेशक कहाँ टंडोला यार में बैठी हूँ, ठीक है, कभी जिंदगी में मुंह पे पुराना यार टंडोला यार में बैठने का क्या मतलब है? दिल नहीं है उस सेट का? आपने मुंह क्यों आपने टंडोला यार को आपने क्यों ड्रैग किया? मैं बता रहा हूँ, दूसरे सुन लेना, अगर दूसरे हो सकता है कि उस पर वो चीज़ ना अच्छी लगे। आपका लहंगा सबस पटाख है लेकिन आपने मायरा खान की ज्वेलरी पहनी है, नहीं आप पे अच्छा लगेगा, तो क्या आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं फिर आप यू टेल देम कि नहीं यार ये सीन नहीं है, आप जरा कुछ बेहतर कर ले, या नहीं आप लकीर की फ़कीर हैं, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है? नहीं, डेफिनेटली हम उनको गाइड करते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ये जो अगर बिग बीड्स हैं नेकलेस पे, तो कहते हैं हमें झूमर या टीके पे भी चाहिए, तो हम अवॉइड कराते हैं, उनको बताते हैं कि इट वोंट लुक नाइस, बहुत टू मच ट्रैफिक हो जाएगा, और आपका फोकस अगेन आपका फेस होना चाहिए। कोई एक हेड पीस या कोई एक ड्रेस या सब कुछ है, अब मेन तो फेस है, फिर उसके बाद ज्वेलरी एंड ड्रेस आएगा। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझते, तो फिर हम उनको बता देते हैं हमारी ये सजेशन है, आगे आपकी मर्जी। और फिर अगर आप बुरा लगना चाहते हैं तो हमें कोई इस बात से मसला नहीं, हम उनको बता देते हैं आप देख सकते हैं। अगर आगे फिर उनका देखिए, अगेन ब्राइड है ना, ब्राइड का इट्स हर बिग डे, उसकी जो ख्वाहिश। मुझे आपको देख के लग रहा है तो आप तो लॉकेट मार देती होंगी माथे पे, कहती होंगी देखा उस चांद पे भी दाग था, तुम्हारे ऊपर भी दाग डाल दिया। मुझे लग रहा है आप गुस्सा कर लेती होंगी कि किसी ने कहा ये अच्छा नहीं है, आपने कहा दे रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे क्लाइंट्स मुझसे, अल्लाह का शुक्र है, हमारे से बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन लड़कियों का जनरली जो हुमायूं ने सवाल किया था वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था कि लड़कियों को लगता है कि इस दिन के बाद ज्वेलरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी या हम ख़त्म हो जाएंगे, तो जो कुछ है दुनिया में आज के दिन पहन लो। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बीड्स वाली माथा पट्टियाँ या बहुत बड़े बड़े बीड्स वाले झूमर, इतने उसका माथा नहीं होता, वो आंखों के अंदर होता है, यहाँ सारा साइड जो है ना वो झूमर से कवर होती है, बाल तो नजर ही नहीं आ रहे होते। दुपट्टे वाली भी कह रही होती है कि मैं दुपट्टा कहाँ फेंकूं, जी बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ तो तुमने सर पे लगा लिया।
तो इस तरह की लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनके लिए आप फिर क्या करते हैं? जो चोकर है उसको मिनिमल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो इतने बड़े बड़े, जब से दीपिका ने वैसे रानी हार पहनने शुरू किए ना, लोगों को मौत पड़ गई है रानी हार पहनने की, सब ने वही पहनने। तो उसके बाद क्या चीज़ है जिसे कम किया जा सकता है? ड्रेस को कम कर दें, मेकअप कम कर दें, क्या करें कम? देखिए अगेन फेस कट के हिसाब से और बॉडी टाइप के हिसाब से भी ज्वेलरी होती है। अगर बहुत पटीट कोई ब्राइड है तो उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं ज्वेलरी, क्योंकि बहुत हैवी नहीं। ज्वेलरी का काम है एक्सेंचुएट करे आपके ड्रेस को, ना कि ड्रेस और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल दबा दे, ठीक है। लेकिन वो जो आप दीपिका की बात कर रही हैं रानी हार की, हाँ जी, आजकल हमारे जिस तरह अम्मियों के ज़माने में हाँ। सारी वो लेयरिंग थी, अब लेयरिंग दोबारा इन हो गई है। पहले ये था कि बड़ा सारा नेकलेस और बड़ी सारी माला सब कुछ, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है इंटरनेशनली और नेशनल सेलिब्रिटीज़ को देख के लोग जो अपनाते हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड वो यही है कि आप लेयरिंग करें, बेशक बारीक बारीक 2 या 3 नेकलेस हों, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो चीज़ें, ओवर ना लगें। बट अगेन लोगों की ब्राइड की देखिए, इट्स हर डे, हमें उसको मानना पड़ेगा, जो वो कहेगी हम वो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम उनको गाइड करते हैं और 99% लोग हमारी बात मानते हैं। अगर आपकी इजाज़त तो आप हमें डांटे ना, तो हम ज़ैनब की कॉल ले लें। जी ज़ैनब की कॉल ले ली जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? सारे जवाब आपने बिल्कुल दे दिए, ठीक, पर वे भी दे दे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, टिप टॉप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्यारा हूँ, हलीमा ठीक है, आप कैसी हैं ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैंने ये बात करनी थी कि जो आपने पहले 2 गेस्ट बुलाए हैं, वो बहुत, जो पहले माँ जी थी वो तो बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी, और इतनी प्यारी उनकी बात पहले जो माँ थी कि मुझे ना अपनी बचपन जवानी की सारी बातें याद आ है गई ना, कि वो बहुत ना खूबसूरत थी वो माशाल्लाह। यस, अम्मा इज अ वेरी स्वीट हार्ट। हाँ, तो आपने उनका टाइम इतना थोड़ा क्यों रखा? मैं तो आज इसमें थी कि मैं आज पूरा प्रोग्राम उनका देखूंगी। या हम इंशाल्लाह कुछ दोबारा दिन में ना बुलाएंगे। हम उनको पूरे प्रोग्राम के लिए बुला लेंगे। असल में उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी, फिर बहुत 11th आवर हुई तो उनके पास बहुत कम टाइम था। वो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, वरना हमारी क्या मजाल के हम उन्हें टाइम ना दें, उन्होंने नहीं दिया। तो इंशाल्लाह एक दिन हम उनको पूरे दिन के लिए बुलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कोशिश कीजिएगा कि हमें उनकी पूरी बातें सुननी है और बहुत ज्यादा सुननी है, बहुत ज्यादा सुननी है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि उस दिन हम दोनों खामोश रहे, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जितना कितना वो बोलेंगी ना तो हमें अच्छा लगेगा सुनने में। Excuse me Zainab, talk to me। मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे दौर के हम मेरी नानी की तरह बात कर रही हैं, और हमारे बच्चे जो है ना आजकल बातें नहीं सुनने, और मैं कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी यही प्रोग्राम बताऊँ कि ये देखो ये बात। हाँ वैसे ठीक है, इंशाल्लाह। कोई सवाल है मेरी जान ज़ैनब? कोई सवाल है? रोहमा अपना सारा ज्वेलरी का बाजार लेकर आ गई है, क्या आपको बनवानी है? मैं सवाल ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि कपड़ों से ज्यादा जो है ज्वेलरी का किस तरह होता है, तो मैं ये कह रही हूँ कि रानी हार जब आप पहने तो आपकी शर्ट बिल्कुल प्लेन हो, उसके ऊपर आप रानी हार पहने तो अच्छा लगेगा। और जो काम वाली शर्ट पहनेंगी तो उसके ऊपर फिर वो आपका जो आजकल उतला हुआ है गुलबान सा, वो अच्छा लगेगा। हाँ, चोकर टाइप, यस। गुलबंद पहन लेते हैं, गुलबंद। ठीक है, थैंक यू ज़ैनब फॉर कॉलिंग। अच्छा मेरा सवाल है। नहीं मैं सवाल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि हम चीजें दिखाना शुरू कर। अच्छा हाँ, मैं साथ में पूछता हूँ कि अब वो दौर नहीं रहा। पहले होता था मेहंदियों पे आप जाते थे, खवातीन ने जो लड़कियां थी उन्होंने फूलों के वो पहने होते थे। अब ज्वेलरी का दोबारा ट्रेंड आ गया, वो मेहंदी पे भी पहनती है, बारात पे भी पहनती है और उस पे पहनती है। बारात पे इनमें से कौन सा ऐसा, सॉरी मेहंदी पे और बारात पे कौन सी ऐसी ज्वेलरी है जो आप सजेस्ट करेंगे? आप खड़े होकर दिखा सकती हैं, हम बैठेंगे। नहीं बल्कि आप भी खड़ी हो सकती हैं, हम खड़े हो सकते हैं। मुझे आपने नहीं, वो हो सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है। आ जाए, आप खुद आप भी दिखा दो, आ जाए, हम लोग खड़े हो जाते हैं। कौन सा है जो आपको लगता है कि जी ये मेहंदी पे पहना जा सकता है? रोमा इस तरफ होना ताकि आप उधर से नजर। हाँ, मेहंदी पे डिपेंड करता है कलर का, कौन सा है ड्रेस का। ये वाला सेट भी मेहंदी पे कह रही हो, हाँ। ये भी चल सकता है, डिपेंड करता है कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा चल रहा है। जूम इन करें, ये वाला क्या 1 पे जाओ? अच्छा 1 पे, ठीक है। ये देखिए, ये कह रही है जी रोमा। और रोमा इसमें क्या लगा हुआ है, इसको एक्सप्लेन भी आप साथ साथ करें। जी गोल्ड प्लेटेड है, इसको पोटा स्टोन्स कहते हैं और ये कुंदन स्टाइल में। पोटा स्टोन्स? हाँ जी। ओह गॉड यार, यू वेरी वेल अवेयर। ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं आपको पता? शुक्र है कुछ है जो हमायों को नहीं पता।
ठीक है। और ये इसकी रेंज भी, क्योंकि देखिए यूजुअली गोल्ड बहुत महंगा हो गया, अब औकात नहीं है आपकी गोल्ड की, तो ये बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड है, इससे परफ्यूम भी लगाए कुछ भी लगाए नहीं उतरेगा रंग। बिल्कुल बिल्कुल। खाती हैं कसम आप, ओथ लेती हैं आप ये कि नहीं उतरेगा? देखिए कोई भी ज्वेलरी हो ना, गोल्ड हो या डायमंड हो, जनरली परफ्यूम और पानी और केमिकल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि विद टाइम वो करोड कर जाती है और ख़राब होती है। लेकिन परफ्यूम से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखिए गोल्ड प्लेटेड है ना, होगा नहीं। लेकिन बात ये कि इवेंचुअली जब आप मिस यूज़ करते हैं डेली, अगर आप रिंग पहन के हाथ भी धो रहे हैं, साबुन लग रहा है और उसमें सब कुछ है, तो वो डायमंड और गोल्ड की रिंग भी खराब हो सकती है। लेकिन आप हलफ नहीं उठाएंगी कि उतर सकता है? नहीं, मैं गारंटीड है। आप हलफ उठा रही हैं? अगर आप इसको आराम से रखेंगे, सही तरह से रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मेहंदी के लिए। अच्छा, अब जो बारात का फंक्शन है, एक सेकंड, मेहंदी के लिए दूसरे वाला दिखा दो। ये भी मेहंदी के लिए? मेहंदी के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर कंट्रास्ट में आपकी कोई पर्पल वगैरह है चीज, तो ये हो सकता है। अगर लाइलेक पहननी है, लाइम जेल हुआ है, इसमें ऑनिक्स लगे हुए हैं और कुंदन बीच में इनले वर्क हुआ हुआ। हाँ जी, ये जो बीड्स हैं, बीड्स पे भी काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ओह नाइस यार, ये दिखाएं जरा बीड्स पे काम हुआ है। बीड्स हैं। तो आप कुछ खुद भी बनाती हैं या आपकी टीम ही अब सारा कुछ करती है? नहीं, ऑब्वियसली उनको शुरू में बताना पड़ता है, डिजाइन करके आप बताना पड़ता है कि ये इस तरह करना है। कितनी बड़ी टीम है रोमा? जी हम 15 लोग हैं। अच्छा रोमा, अगर सिर्फ कोई इयररिंग्स पहनना चाहे तो इस तरह के इयररिंग्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल। वो कहे कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पहनना, कि चोकर अगले दिन भी बहुत बड़ा है, तो इस तरह के मैं पहनूं, तो वो भी पहने जा सकते हैं? बिल्कुल, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है स्टेटमेंट इयररिंग्स का, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग इयररिंग्स हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कंधे तक आ जाएंगे। इसके साथ मैं रिकमेंड नहीं करती कि लोग कई लोग कहते हैं हमें नेकलेस मैच करें, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आप नेकलेस नहीं बाय करें, प्लीज सिर्फ ये पहने। अगर बहुत शौक है आपको एक्स्ट्रा ज्वेलरी ओवर होने का, आप हो गए ओवर, आप मर ले, आप पहन ले। नहीं, ज्वेलरी एक्स्ट्रा पहनने का तो आप माला पहन ले ताकि ब्रेक आ जाए इयररिंग्स और उसमें। I will show my favorite necklace of Roma। ये मुझे बहुत पसंद आया। रोमा नहीं, मैं नहीं लूंगा यार, नहीं बिल्कुल डेफिनेटली आप ले। नहीं रोमा, पैसों का बिल्कुल डेफिनेटली, वी वुड लव टू हैव यू एज अ कस्टमर। करती ना सस्ती बात। ये देखिए यार, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे सबसे प्यारा लगा है। अगर आप दिखाएं अम्मा, देखे आप मुझे घर में फिर रात को छत पे आप मुझे बातें बताती कि तूने ये किया तो वो किया। अम्मा ये मजे का नहीं, देखिए जरा, ये वाला मुझे सबसे प्यारा लगा यार। ये इसमें क्या क्या जरा, ये पर्ल्स तो ये हैं? हाँ जी, पर्ल्स हैं और ये जड़ाओ पोल की और कुंदन का मिक्स काम है इसमें। अच्छा, और ये मेरे ख्याल में आप वलीमे में पहन सकते हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। जी, अगर सिल्वर में है नहीं, बारात में पहन सकते हैं। बारात पे लेयरिंग शायद करनी पड़ेगी, वलीमे पे अगर आपका गोल्ड में है तभी। इसके नीचे एक माला सी पहन नीचे आप फर्स्ट करें, लेट्स सपोज ये पहन लें। यार क्यों, मतलब काफी ये नहीं काफी होता? आज तो मिनिमल अप्रोच है यार ब्रो। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल लुक क्या है। अगर लुक और ड्रेस हैवी है तो ज्वेलरी मिनिमल नहीं चलेगी, ज्वेलरी को भी थोड़ा सा उसके मैच करना पड़ेगा। यार मायरा को देखिए, ऐसा ना लगे ना कि आपने सारे पैसे कपड़ों पे खर्च कर दिए। नहीं, मायरा की बहुत अच्छी ज्वेलरी, उन्होंने इतना छोटा सेट ही यही था उनका। नहीं, ये तो बिल्कुल चोकर है उनका सेट नेकलेस। इट वाज अ बिग नेकलेस, बिगर देन दिस वन। या अच्छा, मतलब वही इतना बड़ा चोकर हो जाए तो भी नहीं चल सकता है, लेकिन लुक देखनी पड़ेगी। अच्छा रोमा, ये जो है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इन पे जो काम सारा हुआ हुआ है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे पीकॉक के पर का कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो ये किस दिन पहने जा सकते हैं? बारात वाले दिन ये पहने? ये फरहाद भाई ये दिखा दे जरा। ये बहुत प्यारे है ना, ये ओपनेबल है, मेहंदी पे भी ऐसे पहन सकते हैं। जी मेहंदी भी पहन सकते हैं। नहीं, वो देवदास में करता होता है ना ऐसे। हाँ वैसे का क्या होता है फिर? वो से ऐश्वर्या से कुल नहीं रहे होते हैं तो वो उसको खोल के लगता है कि बेवकूफ। आप ऐसे पहन लेंगे, आप ऐसे आ जाएगा आपके हाथ। नहीं, मुझे बताएं कैसे खोलेगा, मैं तो अब खोलूंगा इसको। आपको खुद भी नहीं आता? इसका स्क्रू है, इसका पेच घुमाना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसा है। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ ब्राइड ही पहने। आजकल ब्राइड की बहनें और फ्रेंड्स अगर बहुत उन्होंने फिटेड स्लीव्स में साड़ी है उसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए एक हाथ में ये और दूसरा हाथ में बाजू वाली साड़ी और यहाँ तक बाजू और फिर यार आपकी ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट पीस है। हमारे सिर्फ क्लाइंट्स ब्राइड्स नहीं है, मतलब कि साड़ी ऑब्वियसली बहुत सारी जो हमारे लेडीज एक शौक है। देखें ज्वेलरी वो लेगा जिसको जो शौकीन है। मतलब ये वाला तो लड़कियां जो गई हैं, बाजियां जो साथ आई हैं, मेहंदी वाली लड़कियां जो कहती है तेरे घर आया मैं आया, जो पीछे डांस कर रही होती है एक्स्ट्रा वाली, वो पहन सकती हैं ये? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, वेडिंग गेस्ट और जो बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, वो भी पहन सकती है। ये रोमा मुझे देख के ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी हो, बिल्कुल सिंपल सी,
और वलीमे Plain का हाँ प्लेन हो, बिल्कुल। और उसके ऊपर ये जो एलिगेंट काम करेगा वो कोई और चीज़ नहीं करेगी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या काम हुआ हुआ है, ये कौन से बीड्स लगे हुए हैं और ये किस दिन के लिए बेहतर रहेगा? वैसे मुझे तो लगता है साड़ी के ऊपर। देखिए साड़ी के ऊपर एग्जैक्टली साड़ी वो चाहे बर्थडे इवेंट हो या कोई फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है। प्लेन इस क्योंकि इसमें मल्टी स्टोन्स हैं तो हम भी वुड रिकमेंड, जिस तरह आपने एक शर्ट पहनी हुई है प्लेन है, आप भी पहन सकती हैं, उसके ऊपर चलेगा। इसमें स्टोन्स जरकून्स हैं और ये सारी बाकी जो फिरोजा ऑनिक्स वगैरह रियल स्टोन्स हैं, और ये विक्टोरियन स्टाइल में इसको कहते हैं। विक्टोरियन स्टाइल में ये बना हुआ है और इसके अंदर ये जो सारे हैं ये जरकून लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये सारे जो अंदर जो पर्ल्स है ये सारे एक कलर में करना चाहे तो तब भी कर सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा ना। हमने बनाए हुए ऐसे बिल्कुल जिसमें एक सिंगल कलर है, फिरोजे में सिर्फ बनाया अच्छा, ये हुआ है। खाली मैं आपको बताता चलो, ये रेप्लिका बना, मतलब ये किसी का वो बनाया हुआ है स्टाइल देखिए ये किसी कस्टम डिजाइन है, किसी हमारे क्लाइंट की ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छा हो सकता है फिर वो बाद में जो है इसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, हो सकता है वो बाद में लोगों में छोइयां मारेंगे ये किसी और डिजाइनर का दिखा है। दो ये कौन सा है यार अभी आप इतने भी लड़की नहीं हो ना, मैं क्या बताऊं। चले अच्छा खैर, अच्छा, मैं आपको over to these आपने earrings. याद रखना है, आप लोगों ने याद रखना है कि ये ज्वेलरी जो है ये खाली दुल्हनों के लिए नहीं है, ये बल्कि उनके लिए भी है। शायर ने क्या खूब कहा है, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया। तो बन्नों की सहेली पे मरा था शाहरुख खान, बन्नों पे नहीं मरा था, तो बन्नों की सहेलियां ही ले सकती। तो ये शायर ने कहा। रोमा इसका बताएं कि ये क्या है, और इसको भी बारात वाले दिन पहना जा सकता है। अगर आपने रेड लहंगा पहना हुआ कमीज शलवार है है। तो आप यार मैं काम का पूछ रही हूँ कौन सा काम है यार, आप मत लेम मत हुआ करो ना, आप अच्छे पॉइंट्स मारा करो। मैंने आपका लेवल यहाँ सेट कर दिया, आप यहाँ से तई पॉइंट्स मार रहे हो। सॉरी यार, मैं माफी चाहता हूँ, वापस गलत बात है जी रोमा, अब आप बोल सकते रेड लहंगा लड़की ने पहना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये पहना जा सकता है सेट। जी बिल्कुल, आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है रेड पे। हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं, हम खुद भी बताते हैं कि सेम कलर का ड्रेस सेम बीड्स ना लगवाएं, ठीक है, क्योंकि वो लिपस्टिक भी रेड हो जाती है, रेड बीड्स भी होते हैं, रेड ड्रेस भी होता है, फिर ज्वेलरी और वो बिल्कुल तो लगता है सील मुर्गा आ एक गया। सेम ही लुक आती है। तो ज्वेलरी का काम है चीज़ को खूबसूरती उभारे, तो वो ड्रेस को उभारेगी एक कॉन्ट्रास्ट बीट के साथ। अच्छा, ये जो माला है वो भी हैवी है और जो चोकर है वो भी हैवी है। अब इसके साथ आप और चीज़ें जो है वो क्या रिकमेंड करेंगी कि जो टॉप्स हो या जो माथा पट्टी हो या बिंदिया हो वो कैसी होनी चाहिए? देखिए ये इसको हम कहते हैं मीडियम साइज़ है, ये बड़ा नहीं, ना माला बड़ी है और ना चोकर बड़ा है। असल में इससे ब्राइडल ड्रेस ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ब्राइड्स ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज पसंद करते हैं। तो बड़ी उम्र की ब्राइड्स पसंद करते हैं ये बात नहीं, बड़े साइज के नेकलेसेस फर्स्ट डे के लिए, मेन डे के लिए। इयररिंग्स इसमें इसके अगर मीडियम ही यूज़ मैं रिकमेंड करूँगी, और टीका के साथ आजकल हेड पीसेस का ट्रेंड है। रोमा, हम यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं आपकी फेवरेट कौन सी ज्वेलरी? Which one is your favorite? मेरी तो सारी फेवरेट है, क्योंकि एक कोई फेवरेट है, ये नहीं हो सकता आप ये बच्चों की तरह हरकत ना करें, जैसे माँ बाप कहते हैं हर बच्चा फेवरेट है। एग्जैक्टली, आई गेस ये बैंगल्स मैं अपना पिक करूंगी। ये हम चाहेंगे आप पहने और ब्रेक ले। आप ये पहन के आप ब्रेक ले। आपने कहाँ देखना है? वहाँ सामने वो कैंप 2 पे जो चल रही है ना, ट्रॉली से चल रही है, वो आपने उस पे देख के ब्रेक लेनी है। देखते हैं आप पे ये टैलेंट है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने पहने हुए हैं मीनाकारी और नौरतन बैंगल्स, और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और ब्रेक से पहले आपको रोमा ने ब्रेक ली थी। रोमा, ये टैलेंट भी आप में पाया जाता है, वेरी गुड। कहती है आप मुझसे इतना अच्छे हैं, आप सबके साथ ऐसे हैं। रोमा, मैं नेचुरली बड़ा अच्छा लड़का हूँ। आपने मेरी हुस्न की बड़ी तारीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन आप अच्छा मुझे ये बताएं, अभी अगर आपसे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको थोड़ी, अगर और आपको फूलों के भी ज्वेलरी बनवानी चाहे, अगर कोई और चीज़ में, तो डू यू मेक दैट एज वेल? नहीं, हम फूलों में डील नहीं करते अभी तक, फिलहाल हमसे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं। हम फूलों और कितनी देर में एक सेट बन जाता है? अगर मेरी इंशाल्लाह ताला अगर जल्द मेरी शादी होगी, जिसकी उम्मीद मुझे अभी तक नहीं है, लेकिन अगर होती है और मैं आपको कहता हूँ कि जी रोमा हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। रोमा, मेरी शादी होने लगी अगले वीक, तो मुझे बताइएगा मैंने सेट बनवाना है अपनी होने वाली बीवी का। एक्सक्यूज मी, आई एम इन द कैरेक्टर।
मैंने सेट बनवाना है। एक्टिंग के और भी तो दिखाने होते हैं ना, आप समझा करें ना, किसी को दिखाना फोन है। पे आप हंस नहीं सकती। नहीं, अभी मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो सीन उधर जाएगा फिर। रोमा, मैंने अपनी उनके लिए सेट बनवाना है, तो बारात के लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? जी आप ऐसे करें, आप मुझे उनका ड्रेस की पिक्चर सेंड कर दें और मैं फिर आपको कुछ रिकमेंडेशन दे दूंगी। और आप शादी अपना उनसे मैंने करनी है, आप उनके घर जाके क्या करना है? नहीं, ड्रेस की पिक्चर चाहिए सिर्फ। ड्रेस की पिक्चर चाहिए। अच्छा रोमा, कितने दिन में बन जाएगा? कहा था कितने दिन में? जी 7 डेज़ में तो नहीं बनेगा, आपको एग्जिस्टिंग आइटम्स में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस भेज दूंगी आपकी बजट रेंज में। और वैसे आपके कितने दिन में बन जाता होता है? देखिए डिपेंड करता है, वैसे हम 3 to 5 वीक्स लेते हैं, लेकिन अगर वेडिंग सीजन है तो फिर ऑब्वियसली टाइम एक्सटेंड हो जाता है, 2 मंथ 3 मंथ्स का भी टाइम हो सकता है। डिस्काउंट मिलेगा रोमा? जी बिल्कुल। रोमा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 7-8 दिन में बन जाता है। शिगरी की कॉल है? शफीक की अच्छा, कॉल है मैंने अबू कहा धाबी से। शबाज शिगरी अस्सलाम देख रहा है हमारा वालेकुम, शो। कैसे हैं शफीक? ओ ज्वेलरी। वालेकुम सलाम जी, खैरियत है, आप कैसे हैं? आपकी बिल्कुल शादी की ठीक, तैयारियां हमने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ शुरू कर दी हैं। बिल्कुल तैयारियां शुरू हैं, हमने यहाँ पे ज्वेलरी ले आए हैं। कल जबरदस्त इंशाल्लाह ज्वेलरी यहाँ लहंगा। हमने मंगवाई हुई है, आप देख लें और इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें अपनी दुल्हन रिमशा के भाभी कौन सी पहनेंगी बहुत बताएं? शुक्रिया जी, मैं वही देख रहा हूँ, मैंने इसीलिए कॉल की थी ब्रेक से पहले, फिर उन्होंने मुझे भी कॉल मिल रही है जी। लिए। कौन सी वाली तो पसंद आई आपको वही- इसमें से? हाँ जी, मेरा कौन भाई सी कौन सी पसंद आई रिमशा है? भाभी पहनेंगी? वही इसके लिए तो बात करने लगा हूँ कि अगर इनसे पूछना था कि अगर इनसे स्पेशल अगर कुछ बनवाना हो तो उसके लिए बिल्कुल बना देंगी, बिल्कुल आप बताएं ना, बोले जी आप बिल्कुल, कि मैं बना के जी दूंगी। बिल्कुल, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं, किस किस्म का इनकी डिज़ाइन चाहिए शादी होने आपको। लगी अभी। अच्छा बिल्कुल, अगर आप वो तो मैं ना अगर ये मुनासिब समझे तो अगर इनका नंबर मिल सकता है तो मैं उनको भेजूंगा, तो वो इनसे बात कर लेंगे। ठीक है, हम कह देते हैं PCR वाले को नंबर जरूर दे दे। अभी हाँ इम्तियाज जी, जो बिल्कुल, है वो नंबर- इनका नंबर आपको शेयर मेरा कर देगा। हमारा ऑफिशियल शफीक नंबर भाई, है, हमारी वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट भी देख सकते हैं। ऑफिस इस्लामाबाद में है? जी लाहौर से हैं हम लोग। लाहौर से हैं, फिर तो अच्छा है, चलिए। ओहो ये ज्यादा सानिया, अच्छा है क्योंकि वो सरगोदा में है। जी ऐसे हमारा ऑनलाइन स्टोर है, आप हमारी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर उधर है, उधर भी लिखा हुआ है हमारा नंबर। पर शफीक भाई आपको अभी इम्तियाज नंबर देता है इनका, आपने मिस कॉल नहीं मारनी, कॉल करनी है जिस तरह हमें मिस कॉल करके कर रहे हैं, आपने कॉल करनी है और आपने इनसे ज्वेलरी ले लेनी है, ठीक है? आप हमारे मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हैं? कैसा ऐसा कैसा जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो मिस कॉल। इंसान ऐसा होता है ना वो दूसरों को भी ऐसे ही समझता है। तो मैंने वो कभी इस मिस वजह कॉल से- मारी है तुम्हें? मैंने तुम्हें कॉल ही नहीं की कभी। मैंने ही हमेशा आपको कॉल की है बेटे। जैसे आप कॉल कर रहे थे ना, उनसे बात कर रहे थे कि मुझे उनके लिए कुछ चाहिए, मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। मैं आप तो नाम डायरेक्ट लेंगे, मैं तो डायरेक्ट मशरकी ऑर्डर लड़का हूँ। करूंगा। नहीं, मैं उनको डायरेक्ट नंबर दूंगा, वो डायरेक्ट जो मंगवाना चाहे वो मंगवाएंगे। ठीक है, और आपके यार, क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगा। शफीक भाई बड़े जोरों के गुलाम लग रहे हैं मुझे आप। आय हाय हाय, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने शफीक भाई, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए, बहुत सलामत शुक्रिया रहे। कॉल करने के लिए। देखिए क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स आप 20% हमारा भी आपने हमें देना है। बट अच्छा, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट शादीज। द पीपल जो लोग जाते हैं, जैसे हलीमा गई शादी पे, मैं शादी पे गया, यहाँ तक कि अब ग्रूम भी ज्वेलरी पहनता है, वो एक सेट होता है जो ग्रूम ने पहना हुआ होता है। सो आप उनके लिए बनाती हैं जो शादी के जो गेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग, मेरा घर जो है वो ओवर ड्रेस्ड होता है, हम लोगों ने कसम खाई हुई है कि हम शादी में सबसे ज़्यादा तैयार हम होंगे, हमने दुल्हन दूल्हा को नहीं देखने देना, हम लोग हमें देखें, तो वो उनके लिए बनाती हैं। जी देखिए, ज्वेलरी का या कपड़ों के लोग शौकीन जो लोग होते हैं, फिर वो आपकी नज़र में शायद वो ओवर ड्रेस हों, बट उनकी नज़र में वो प्रॉपर वेल ड्रेस वो हो हमें सकते ओवर हैं। ड्रेस्ड, वो हम लोग होते हैं। हम नहीं लोग ड्रेस्ड आपको हैं। लग सकता है कि वो ओवर ड्रेस हैं, क्या पता उनको लग रहा हो कि हम कम्प्लीटली वी आर वेल ड्रेस्ड। नहीं, हमेशा मैं कहा गया है, कहते यार ये मुझे लिटरली, मैं बता रहा हूँ, रोमान कॉलर लेते हैं, लेकिन मुझे लिटरली दूल्हे ने कहा है कि यार ये प्लीज ये शॉल उतार दो, मुझे दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैं बिस्कुट पहना हुआ, तुम इस तरह तैयार, तुम दुल्हा लग रहे हो। और 3-4 लोगों ने तो मुबारक भी दी है। हमारे साथ वाक एंड से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्यारी हलीमा, प्यारे हुमायूं, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक, कैसी आप हैं? कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। हुमायूं, मैं शुरू से कॉल कर मिला रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। आज मैंने टीचर डे के हवाले से भी बात करनी थी, फिर वो कैंसर के मुतालिक बात करनी थी, तो लेकिन मेरी असल कॉल नहीं में लगी। पीछे से ना पीसीआर वाले कह रहे हैं कि बहुत आज हमारे calls पास है। इतनी कॉल्स हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि गेस्ट को बात और करने दें, इम्तियाज आप को लोग से वैसे भी बात समझ करें नहीं या क्या आता, करें। उसकी समझने की सलाहियत वैसे भी कम है, तो फिर कॉलर्स इतने आएंगे तो बेचारा क्या करेगा। जी कहें अनिला, क्या कहेंगी? जी बस हुमायूं, पहले तो आप
हमारे दिलों में घर कर ही चुके हैं, लेकिन यकीन जाने आज आपका मेरा आजिज़ी और टीचर के लिए आपकी रिस्पेक्ट देख कर ना, पहले तो आप हमारे दिलों में, आप हमारे दिमाग पे भी आप छा गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादे हैं आप, यकीन जाने आप जिस तरह छोटे बहन भाई घर की रौनक होते हैं ना, आप पूरे पाकिस्तान की रौनक बन गए हैं। माँ सदके, माँ वारी माँ थीवा। अगर आप रोमा से पूछो से तो दान चबा रही है कि क्यों कह रहे हैं इसके बारे में, जहर लग रहा है मुझे लड़का। नहीं वो तो कहेंगे वो भी आपकी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनकी सब तारीफ करते हैं, वो खुद भी इतनी अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया आपने, आज मैं घर बहुत खुश हो जाऊंगा। हलीमा आप अच्छी हैं, आपने जेलस नहीं होना हमायूं भाई से, मैं उनकी तारीफ कर दिया जाती, आप ही बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं बिल्कुल जेलस नहीं होती है, जब आपने अगली दफा मेरी तारीफ करनी है ना तो ये बार आपने हुमायूं को कहनी है, क्योंकि अच्छा मेरे में एक बात है, नहीं है। एक बात याद रखिए, जब मेरी तारीफ होती है तो मुझे लगता है हलीमा की भी हो रही है, जब हलीमा की होती है मुझे लगता है मेरी भी हो रही है, क्योंकि ये शो हम साथ चला रहे हैं, मैं कभी नहीं चला सकता ना हलीमा चला सकती है। यार आपको क्या लगता है सिर्फ आप मजाक कर सकते हो, वो नहीं कर सकती? उन्होंने मजाक में कहा था, आप लिटरली में क्यों लेकर रजिस्टर कर रहा हूं जी। आप पूरे पाकिस्तान का मजाक बनाते हैं तो हम भी आप बना सकते हैं। गुड वन, दैट वाज वेरी गुड। गुड यार, वैसे आप हमारी जान है, आप हमारी जान है, आप हमारी जान है। अरे सदके माँ, सदके माँ। वो किसी और की जान बनने में इंटरेस्टेड है, आप लोगों की जान बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो। आप उस दिन भी कह रहे थे कि मैं सिर्फ वो एक कॉलर की कॉल थी कि आप शो की जान है, आप हमारे पूरे पाकिस्तान की जान है, और जिनकी आप जान बनना चाह रहे हैं वेट करें, इंशाल्लाह वो भी बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या करें अगर टाइम शॉर्ट है। कॉल आपने दिया, आपने थोड़ी अगले कॉलर कौन है जैस्मिन? सवाल पूछे अनिला जी, सवाल। जी सवाल मैं वो टीचर के मुतालिक ही करना चाह रही थी, कैंसर हम दोबारा बुलाएंगे उन्हें, हम उन्हें दोबारा बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आप फिर कॉल करके उनसे सवाल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले कॉलर कौन है इम्तियाज? ठीक है यार, चला लो यार, लोग कॉल करते थे मुश्किलों से, और कॉल्स ले लो। 2 मिनट रह गए, आप कॉल ले लो, पीपल कॉल ना बड़े मुश्किलों से। अच्छा रोमा, दिस ऑल ज्वेलरी इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, बट आजकल क्या चल रहा है? आजकल किसका ट्रेंड है हर तरफ? कौन सी कॉल बार बार आती है कि यार इसमें ज्वेलरी बना दो? देखिए पोल्की का ही ट्रेंड है, कुंदन और पोल्की में मोस्टली, इसमें कुंदन और पोल की सारी आइटम्स वही हैं। अच्छा। जो मिक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या अब इसमें आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट है, क्योंकि वो बीड्स, किसी में बीड्स छोटे हैं, किसी में जुड़ाव में है, लेकिन ट्रेंड तो आजकल कुंदन और पोल्की का चल रहा है। लोग प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पसंद कर रहे। ठीक है, और रेड क्रॉस किस पे कि नहीं पहनना, खुदा के लिए इस साल नहीं पहनिएगा वो, जो रोमा कहती है कि यार ये ट्रेंड से बाहर जा चुकी है, डोंट वेयर इट? देखिए वो बहुत बड़े जो हमारे पड़ोसी मुल्क की एक सेलिब्रिटी ने पहनी थी अपनी शादी पे, बिल्कुल नाम ले ले, कोई मसला नहीं, मुझे आगे समझ, मैं बिल्कुल समझ गई। हाँ जी, तो उस तरह के जो है ना, या तो फिर पूरा कैरेक्टर हो ज्वेलरी, फुली लोडेड जो चोकर सेट है, चोकर यहाँ से लेके फिर पूरा यहाँ से, क्योंकि उनका चोकर शुरू हुआ था और उनका चोकर जो है ना वो यहाँ तक आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कमीज कहाँ से शुरू हो रही है। रोमा आप ये बात मानती है कि मुझे ये लगता है शादी का दिन आपका अपना होता है, आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपने जोकर भी बन के आना है, मुझे लगता है कि लेट इट बी। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादी जब करें तो उनसे उनकी मर्जी देखे वो कैसे करना चाहिए। हो सकता है वो ज्यादा मेहमानों को भी ना बुलाना चाहते हो सकता है वो ज्यादा ज्वेलरी भी ना चाहते हो, तो अगर खर्चा नहीं करना चाहते आपके बच्चे तो आप क्यों ठोस रहे? नहीं लोग देख रहे हो, खुदा के लिए लोगों को मारे बंदूकड़ा हमारे लोगों के बारे में ना सोचा कि क्यों? हलीमा क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहती हूँ, मैंने तो इसलिए बहुत लड़ाई करके बहुत कम लोग बुलवाए थे अपनी शादी पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड हूँ अपने डिसीजन पे। अच्छा रोमा, बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो डिज़ाइनर ज्वेलरी भी पहने लेकिन इतनी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव ना हो कि अम्मी जो है ना वो एक चपेड़ करा दें कि ये नहीं हो सकता, तो आपने कौन सा ऐसा डिज़ाइन होगा जो आप कहेंगी कि अच्छा ये बनवा लें, ये इतना महंगा नहीं है जितने बाकी हैं, या कौन सा ऐसा स्टोन होगा जो आप कहेंगे अच्छा ये लगवा लो, ये इतना महंगा नहीं होगा, इसमें नॉर्मल बन जाएगा? देखिए हमारी जो ज्वेलरी है, हमारी प्राइसिंग बाकी कंपैरिजन में बहुत कम है हमारी प्राइसिंग। अच्छा, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसमें हमारी प्राइसिंग बहुत कम है, बिल्कुल महंगी नहीं है। आजकल जनरली वैसे महंगाई हुई है, गोल्ड रेट और स्टोन्स वगैरह, क्योंकि आसमान से बातें कर रहे हैं, तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, लेकिन हमारी ज्वेलरी इन कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स हमारी बहुत प्राइस उसकी रीजनेबल है। ठीक है। और वैसे उसमें ये हो जाता है, कई लोग चाहते हैं कि हम फैलाव वाला सेट लें, तो उसमें फिर हम
थोड़े से बीड्स वगैरह ऐड करके उसका आप लुक बैंगल्स भी बनाती हैं जैसे गोल्ड के? अब लोग ज्यादातर यूज नहीं Gold करते हैं क्योंकि plated, हाँ। इतनी महंगी चूड़ियां हैं कि अब आप चूड़ियां कहते हैं बगैर चूड़ियों के कलाई देख लेंगे हम, पर चूड़ियां नहीं देखेंगे। तो जो कलाई, तो कोई ऐसी जी चूड़ियां बैंगल्स बनाती बिल्कुल प्लेन, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है प्लेन गोल्ड प्लेटेड का, हम उसमें सिल्वर में, प्योर सिल्वर में बना लेते हैं ताकि उनको चांदी भी मिल जाए और गोल्ड हैं? प्लेटेड। तो लोग भी खुश हो जाए बैठे हुए, कह रहे हो क्या सेट पहना है, मतलब आप झूठ बोल सकते हैं हीरे पहने, हीरे के सोने का पहनाया हुआ है। जी इससे बिल्कुल, क्या पता चले? लोग बहुत दफ़ा कहते हैं, हम हमें जानबूझ के कहते हैं कि आपने ये बताना है कि हमने गोल्ड में बनवाया। झूठ पे मबनी ये जिंदगी जीते जाएं आप लोग भी, और रोमा आप उनकी हेल्प करती जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत टैलेंट आपका। Thank you. और Thank you यकीन so मानिए much for एक coming. ज्वेलरी में आपकी मेहनत, आपकी जस्तजू नजर आती है। बहुत खूबसूरत, अल्लाह माशाल्लाह करे आप आपकी अगली jewelry, बार आए very तो nice. 15 लोग ना हो आपकी टीम में बल्कि 150 लोग हों। आप ऑनलाइन भी स्टोर को इनको जो है वो फॉलो कर Jewelry line सकते के हैं। नाम आप से। प्लीज बता दें अगर जो भी कुछ बताना चाहे आखिर में। स्पेलिंग समथिंग कुछ भी आप जी jewelry.line इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है हमारा, और jewelryline.co हमारी लिखा वेबसाइट है। आप इस पे चेक कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर और हो जाएगा। वेबसाइट पे भी आपके नंबर वगैरह सब कुछ। और अगर किसी ने वेबसाइट पे ऑर्डर कर दिया है तो कितने दिन के अंदर उनको डिलीवर हो जाएगा? फॉर सपोज अगर एकदम से हाथसाती शादी हो रही है, देखिए हमारे पास मोर देन 900 आइटम्स इन स्टॉक होती हैं। डिलीवरी एक्सप्रेस सर्विस तो नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता ठीक है। ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी में 3 to 4 डेज लगते हैं नेशन वाइड। ठीक है। थैंक यू सो मच रोमा फॉर कमिंग। अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा तरक्कियां दे, और आमीन, जिस तरह हुमायूं ने कहा अगली दफ़ा आप आएँ तो आपकी टीम और ज़्यादा बड़ी हो। इंशाल्लाह। हमें यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।